बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी ए 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाएं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में बात होगी स्कूल्स जो आज खुले हैं, बल्कि स्कूल्स तो एक हफ़्ता कबल खुल चुके थे, लेकिन मरहलावार जो सिलसिला शुरू किया गया है आज उसके तहत बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव डे पर बच्चों को बुलाया जाएगा, 3-3 दिन के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन आज हमने देखा है कि क्योंकि बड़ी क्लासेस के बाद अब मरहलावार 6-7 के बच्चे भी आज स्कूल आएंगे, तो क्या सूरत हाल है, बल्कि स्कूल में तो इस टाइम क्लासेस का आगाज़ भी हो चुका होगा, लेकिन इंतज़ामात कैसे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और फिर जो बार बार बात की जा रही है कि आपने SOPs को फॉलो करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी हमने देखा कि केसेस सामने आए हैं। तो सबसे पहले जुनेद की तरफ जाते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से इंतज़ामात किए गए हैं, SOPs पर किस हद तक अमल हो रहा है। जी जुनेद, बताइएगा किस हद तक SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात कैसे किए गए हैं? जी, SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत की जानब से बहुत सख्त हदायत थी और उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है, ना कि अमल दरामद कराया जा रहा है बल्कि इंस्पेक्शन टीमें जो हैं वो वक्तन फ़ौक्तन जो है ना सिर्फ स्कूलों का विज़िट कर रही हैं बल्कि रैंडम टेस्टिंग भी जो है कोरोना के हवाले से की जा रही है। और अभी तक 25,000 कोरोना टेस्ट जो हैं वो स्कूलों के असातिज़ा और तलबा के किए जा चुके हैं और अभी तक जो हैं 50 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो इस हवाले से SOPs के हवाले से जो है वो कोई नरमी नहीं बरती जा रही। जो असातिज़ा की जानब से जो है वो बच्चों का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो मुरतब किया जा रहा है। और जब बच्चा स्कूल आता है तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और फिर उसको दाखिले की इजाज़त जो है वो दी जाती है और इसके साथ साथ जो है वो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ऐसी सूरत है अगर किसी बच्चे को बुखार होता है तो उसको वापस घर भेज दिया जाता है। तो SOPs पर तो मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है और अगर किसी स्कूल में कोई केस सामने आता है तो उस क्लास को सील कर दिया जाता है और तमाम तर SOPs जो हैं इस तरीके से जो है वो अमल दरामद करवाया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि अब नहम दहम के बाद जो है अब 6ठी 7वीं 8वीं जमात के तलबा को भी जो है ये गुड साइन है कि बच्चों को भी अब बुलाना शुरू कर दिया गया है और हुकूमत ने अपने फ़ैसले में अभी तक कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन देखने में आ रहा है कि प्राइमरी क्लासेस को बुलाने के हवाले से जो है तशवीश पाई जा रही है हुकूमत में। और क्योंकि जो 50 केसेस सामने आए तो इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि जो प्राइमरी क्लासेस है जो कि प्ले ग्रुप से शुरू होनी है, उन क्लासेस को वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद जो है 30 सितंबर से बुलाने का फैसला किया जाएगा। लेकिन अच्छा जुनेद, कुछ क्लासरूम्स अगर आपने विजिट किए हैं तो बताइए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को मेंटेन किया जा रहा है, डिस्टेंस इनफ रखा गया है स्टूडेंट्स के दरमियान? जी यकीनन 3 फुट का फासला जो है वो कायम रखा जा रहा है और उस फासले में अगर एक बेंच की बात की जाए तो एक बेंच के ऊपर जो है एक स्टूडेंट ही बिठाया जा रहा है और 3 फुट का फासला जो है वो यकीनन बच्चों के माबैन रखा जा रहा है क्योंकि ये SOPs में जो है वो शामिल है। और दूसरा, कमरों को जो है वो हवादार भी रखा जा रहा है, कमरों की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जा रहे हैं और बच्चों को 10 मिनट इजाजत है कि वो प्ले ग्राउंड में जाकर बगैर मास्क के जो है। अच्छा जुनेद, ये इंतजामात तो आप जैसे बता रहे हैं जबरदस्त इंतजामात हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है आज? क्या बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल आए हैं? क्योंकि ऑल्टरनेटिव डे पर बुलाने की भी तजवीज़ है कि 3 दिन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और जो पहले 3 दिन आएंगे उन्हें अगले 3 दिन नहीं बुलाया जाएगा। अब ये अटेंडेंस जो मेंटेन करना है इसको किस तरह से किया जा रहा है? जी अभी तो अटेंडेंस की अगर बात की जाए तो यकीनन अटेंडेंस जो है वो उस हद तक नहीं है क्योंकि एक तो फ़ीसों का भी मामला इशू है कि वालिदैन ने स्कूलों में फ़ीसें नहीं जमा करवाई हुई और 4-4 6-6 महीने की फ़ीसें जो हैं वो अदा नहीं की, जिसकी वजह से एक तो बच्चे की तादाद कम आ रही है और दूसरा वो सरकारी स्कूल की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चे। और इस हवाले से स्कूल इंतज़ामिया भी जो है वो परेशान है। अटेंडेंस तो यकीनन क्योंकि आज पहला रोज़ है तो अटेंडेंस एक तो आधी आए क्योंकि आधे बच्चों ने एक दिन आना है और आधों ने अगले दिन आना है, तो इस वजह से भी जो है अटेंडेंस जो है वो आधी है और आधे में से भी
काफी सारे बच्चे जो हैं आज गैर हाजिर हैं। Yes, तो that अभी is my कुछ point वक्त कि वो लगेगा आधे बच्चे जिनको की- आज बुलाया गया है वो भी मुकम्मल तौर पर आए हैं नहीं। थैंक यू सो मच जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब जो बाज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, एसओपीज़ को स्कूल इंतज़ामिया भी फॉलो कर रही है और स्कूल के अंदर जो इंतज़ामात हैं वो भी जैसा कि जुनैद बता रहे थे कि अच्छे किए गए हैं। आई होप आई विश कि ये सिलसिला इसी तरह से रहे, स्कूल इंतज़ामिया भी ताउन करती रहे, पेरेंट्स भी करते रहे, बच्चे भी करते रहे, ताकि हालात इसी तरह से बेहतर रहे। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं जी। पहली खबर हमारे पास है, 5 मरला घरों पर टैक्स की तजवीज़, प्रॉपर्टी टैक्स के नए स्लैब के लिए मुशावरत शुरू। वजीर खुराक की उस्मान बुज़दार से मुलाकात, आटे की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इदारों को ताले लगाकर सड़कों पर आने की धमकी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज निजी मेडिकल कॉलेजेस से सालाना 2 अरब वसूल करती है। 2 अरब से जायद की 1783 वाटर सप्लाई स्कीमें बंद होने का इंकशाफ, महकमा हाउसिंग ने बंद स्कीमों से मुताल्लिक ईवान वज़ीर आला को आगाह कर दिया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? दुर्रे नायाब, जुनैद का बीपर अभी आपने देखा, ये जो इंतजामात किए गए हैं, जो स्कूल इंतजामिया की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छे इंतजामात किए गए हैं और हम बिल्कुल इंतजामात बहुत अच्छे किए गए हैं। और मैं जुनैद की बात सुन रहा था कि कल सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एसओपीज़ पे तो बहुत कम बात की। वो तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स और किताबों की चोरी, किताबों की करप्शन और किताबें ले गए, माजी में चले गए, हाल में आ गई। एक्चुअली बात ठीक है उनकी, हम उन पर कोई वो नहीं करते कि ये कोई गलत कार कह रहे, लेकिन टॉपिक से हट के आप फिर वही ओपोजिशन की लहर में खड़े हो जो हमेशा हर बंदा तनकीद करता है कि अब आप ओपोजिशन में नहीं है। ये तो फिर हुकूमती वज़रा का वतीरा बन चुका है। बात आप कुछ करेंगे, जवाब आपको कुछ मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कल रात जो फैसला किया कि अब वज़रा जो है वो गैर जरूरी बयान नहीं देंगे, क्योंकि बंदा ट्रैक से हटता है फिर और फुल बातें करता है। बात यह है कि बहुत अच्छे इंतजामात हैं और बच्चों को इंगेज करने के लिए, उनकी जो जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में वापस आएँ। ना सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में वापस आएँ बल्कि एसओपीज़ के तहत जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कंटिन्यू करें। स्पोर्ट्स खेलें, अपना फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस गेम है। इसमें बंदा बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं रहता। आप लॉन्ग हिट्स करते हैं, दूर रहते हैं, 6-6 फुट का फासला मेंटेन कर सकते हैं। आपको इन गेम्स की तरफ आना होगा, आपको हॉकी खेलनी होगी, फुटबॉल, टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें। ये वो गेम्स हैं जिसके अंदर आप एसओपीज़ फॉलो ना भी करें तो ऑटोमेटिकली एसओपीज़ पे आप रहते हैं। तो बच्चे इस वक्त जो ज़हनी तौर पे मुतासिर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ओवर बच्चों से बात करें जो नौमरी में जा रहे होते हैं वो भी ख़ास तौर पे, फिर जो टीन एजर्स हैं वो बुनियादी तौर पे कितना सोशल मीडिया घर में रह के कितना वो इंटरनेट यूज करें, टीवी देखें। सीरियसली मोर देन 6 मंथ बच्चे तंग आ चुके थे, पेरेंट्स तंग आ चुके थे, और दूसरा जो आपकी तालीम का हर्ज हो रहा था उसका तो कोई नेम बदल ही नहीं है ना। तीसरी चीज जिस पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं सोचती कि बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा मुतासिर हो रही है उसको आप किस तरह रिकवरी की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल एक फुल स्टॉप सा लग गया था। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे और रौनकें इसी तरह से बहाल रहें। पहली खबर की तरफ चलते हैं। 5 मरला घरों पर टैक्स की तजवीज़, प्रॉपर्टी टैक्स के नए स्लैब के लिए मुशावरत शुरू। 5 मरले के घर पे भी टैक्स देंगे, क्या करेंगे लोग? मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत पहले ही लग्जरी टैक्स लेने में तो नाकाम रही है। ये सिर्फ डाटा, आपको मैं ये इनको चैलेंज करता हूँ, ये सिर्फ डाटा दे दें कि इन्होंने लग्जरी टैक्स जो है 2 केनाल की कोठियों से कितना लिया, इन्होंने 1 केनाल की कोठी से कितना लिया, मोर देन 5 केनाल 4 केनाल जो फार्म हाउसेज हैं उनसे कितना लिया, फिर ये 5 मरले की तरफ आ जाए। क्योंकि ये एक वो बुनियादी रिलैक्स और आपको एक सहूलत थी जो कि कम आमदन वालों को बराह रास्त इफेक्ट करती है। आप बराह रास्त कम आमदन वालों को जो फायदा दे सकते थे, 5 मरले के घर पे जो मामूली टैक्स था उसको वेव ऑफ करके दिया गया। दूसरा फायदा आपने ये दिया कि अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई बेरोजगार है या कुछ है, उसके लिए भी जो कम आमदन के जराए हैं उसको भी आपने वेवर दिया। कल को आप रिटायर्ड लोगों को भी कहेंगे कि जी ये आके टैक्स दे दें, और फिर परसों आप सांस लेने का टैक्स मांग लेंगे, तरसों आप आधा सांस लेने का टैक्स मांगेंगे। अच्छा, इसमें सबसे मुज़हका चीज ये लगती है कि हमारे यहाँ उल्टा ही कल्चर है। आप नीचे से दबे हुए लोग जो हैं ऑलरेडी, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं,
जिनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल आपने कर दी है, अब उनके ऊपर नई चीजें आप मजीद बढ़ाई जा रहे हैं। कर रहे हैं ना कि वो आपकी दस्तरस में है, आप उनका सांस भी बंद कर दें तो आप बंद कर सकते हैं। आप जो बात अपोजिशन अब करना शुरू हुई है, जो उनको अपने इख्तिदार में भी करनी चाहिए थी, जो उम्रा की बात, जो शुरफा की बात वो कर रहे हैं, भाई आप उम्रा और शुरफा पे हाथ डालें ना, आपको कौन रोक रहा है। आप एक अच्छा जो टैक्स स्लैब आपको सिस्टम दिया गया है, आप उसकी परफॉर्मेंस बताएं। कल मैं शबर जैदी साहब के बात सुन रहा था, कहते जी मैं इमरान खान साहब की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका, इसलिए मुझे चेयरमैन एफबीआर के तौर पर या मुझे जाना पड़ा। तो भाई आपका एक एक्स चेयरमैन एफबीआर जो कि आपने लगाया, वो ये मानता है कि मैं आपके टैक्स जो अहदाफ है पूरे नहीं कर सका, मैं प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। उसके बाद आपने फैसला ये किया कि अब जो टैक्स हमने रिलीफ स्लैब्स है उनको भी एक्टिवेट कर दें, और 1958 का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ठीक नहीं है। इतने साल सो रहा था पाकिस्तान, तो अब हम आके बताएंगे कि 1958 के टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स किस तरह लानी है, क्योंकि इनको आइडिया है ना, नया पाकिस्तान तो इन्होंने बनाना है। तो इनको तो नहीं पता कि गरीब रोटी किस तरह खा रहा है, गरीब महंगाई में आलू प्याज चीनी किस तरह ले रहा है, आटा उसको मिल नहीं रहा, पैसे लेके लोग दर बदर घूम रहे हैं, बिजली के बिल आसमानों को छू रहे हैं, सुई गैस अब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बड़े से बड़े उम्रा भी घबरा गए हैं जितना सुई गैस का बिल आ गया है। तो आप 5 मरले के घर का टैक्स भी ले लेंगे, वो भी उन पे लाइबिलिटी के तौर पे डालते रहेंगे, क्योंकि देने वाले हालात तो कौम के बहुत माजरत के साथ, जो ये तबका 5 मरले वाला है, चाहे वो किराए पे रह रहा है, चाहे वो परमानेंट रह रहा है, एक 5 मरले में 10-10 लोग रह रहे हैं। आप शहर का सर्वे तो करके देखें, 5 मरला और लेस देन 5 मरला में वो लोग रह रहे हैं जो एक घर के 8-8 10-10 अफराद हैं। सही कह रहे हैं, एक कमरे में 4-4 3-3 लोग अच्छा दुर्र नायाब, यहाँ पे ये लिखा है प्रॉपर्टी टैक्स के निजाम में बेहतरी के लिए 1958 के एक्ट में नजरसानी जरूरी है। मतलब आप किस बेहतरी की बात कर रहे हैं, जरा ये समझा दीजिए। यही तो बात कर रहा हूँ कि 1958 से जो टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स ला के बेहतरी की गई, उसके अंदर जो चेंजिंग्स की गई, और इनकी गवर्नमेंट से आने से पहले जो टैक्स अहदाफ हासिल किए गए, जिस तरह टैक्स के निज़ाम को बढ़ाया गया, टैक्स नेट को शामिल किया गया, उस वक्त तो ताजर भी खामोश थे, उस वक्त तो बिजनेसमैन भी खामोश थे, आम लोग भी खामोश थे। मैं भी टैक्स देता था, आप भी टैक्स देती होंगी, हमारी कंपनियां भी टैक्स देती, सब कुछ होता था ना, तब तो इतना शोर नहीं मचा। आज अब अगली खबर की तरफ आएंगे तो आप उसको ही रिलेट करें कि उसमें अब कह दीजिए कि हमारे हाथ खड़े हैं, और ये वही ताजर है नईम मीर साहब जो पीटीआई गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते नजर आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है। अब आप पहले अपने स्टेक होल्डर्स को तो मुतमईन करें कम से कम, उसके बाद ये जो 5 परला की टैक्स कैटेगरी है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने एक क्लिक दबाना है और इम्पोज कर देना है। और इन बेचारों की ना इतनी सकत है, ना इतनी इनकी अप्रोच है कि ये किसी को अप्रोच करके इससे टैक्स रिलीफ ले सके। इन्होंने तो देना ही देना है, जो बिजली के बिलों में होता है कि एक वक्त आपका 19-19 हजार बिल आ जाएगा, अगले मंथ आपको गलती का एहसास होगा, आप कहेंगे ओहो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो अब इनको टैक्स रिलीफ देके 8 या 9 हजार बिल कर दे और उस पर वो गलती मान लेते हैं जी। ये तो सिस्टम है यहाँ पे। और जिस दिन इन्होंने पैसे बढ़ाने होते हैं, बिजली के बिलों की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, ओवर रीडिंग कर लेते हैं, यानी कि जो 10 तारीख को रीडिंग करनी होती है वो 20 को कर लेते हैं। वैसे तो ये तमाम रास्ते इनके पास हैं, और ये फाइनली इनके पास फिर यही हर बार रह जाता है इनको अपनाने का। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी 5 मरले के घरों पे जो टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है, और दूसरी जानिब अब ताजिर भी सामने आ गए हैं। ताजिर ये कह रहे हैं रिलीफ वरना तहरीक। ताजिरों ने अपोजिशन के साथ मिलकर सख्त मजम्मत की धमकी दे दी है। अपोजिशन तो एक्शन में है ही, उसका रिएक्शन आगे जाके पता चलेगा। अब ताजिर साथ देने को तैयार हैं, क्या कहेंगे दुर्र नायाब? ये तो जो अपोजिशन अगर थोड़ा देर स्टे कर ले अपनी बात पे जो कहा है, तो ये ताजिरों के बाद तो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ तहरीक जो है वो भी कहीं जन्म ना ले लें। इस वक्त लोग इतना तंग है, महंगाई पे तंग है, अपनी बेरोजगारी पे तंग है, मसाइल है। ताजिरों से सिर्फ ये है कि एक तरफ ये फैसला कर लें कि इन्होंने करना क्या। मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि नईम मीर साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, और ये उस वक्त ओपोजिशन बन के ताजरों की शहबाज शरीफ साहब की मजामत करते थे, उस वक्त इनके मामलात माने जाते थे। आज इन्होंने एरी चोटी का जोर लगा लिया ताजरों ने। ये एक लम्हा फिक्रिया है, तनकीद अपनी तरफ, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आज ताजरों ने एरी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उनकी एक बात मानने को भी हुकूमत तैयार नहीं है, टस से मस नहीं हो रही। एक रोज लॉलीपॉप दे देती है, वो लेके ये वापस बेचारे आ जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन पता लगता है ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में, और ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। और अब ये अगर दोबारा सख्त मज़ामत की धमकी दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक दफा सीरियस टॉक की बात कर ही ले। कल को फिर कोई मिनिस्टर जाएगा, कोई सूबाई वजीर जाएगा, इनको मना लेगा, इनको बुजदार साहब के साथ ले जाएगा, वहां पे ये मान जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे,
तो अपना कौम का और ताजरों का वक्त जाया ना करें, इसको सीरियसली लेके चले तहरीक को, जिस तरह ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में लेके चलते थे। लेकिन अब इस इसके लिए मामले को जरूरी है ना कि ताजर खुद भी सीरियस हो जाए। आपको बिठा के टेबल टॉक की जाती है, आपको सिर्फ वही सुहाने ख्वाब दोबारा दिखाए जाते हैं और आप उस पर मैंने तो पहले ही बात की है कि इनसे पूछ लिया जाए कि ताजर खुद क्या चाह रहे हैं, खुद क्या चाह रहे हैं, खुद क्या चाह रहे हैं। अगर रिलीफ वाकई चाह रहे हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, आपको सिर्फ स्टैंड लेना पड़ता है एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए आपको अच्छा, ताजरों की रिलीफ की आपने बात की है, यहाँ पर अवाम रिलीफ की मुंतजिर है और अवाम ये चाह रही है कि आटा उन्हें बआसानी मिल जाए, लेकिन फिलहाल मार्केट में शहर की सूरत हाल ये है कि आटा दस्तयाब नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान नजर आ रहे हैं और सीएम साहब की स्टेटमेंट मेरे सामने है जो कि ये कह रहे हैं कि आटे की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन कार्रवाई करेगा, कब कार्रवाई करेगा, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। तो जरूर आपके साथ मार्केट की सूरत हाल शेयर करते हैं। हसन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं बाहर मार्केट में, उनसे जानते हैं शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में सूरत हाल क्या है। हसन बताइएगा, आटा मिल रहा है मुख्तलिफ मार्केटों में, क्या सूरत हाल है? अना, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से मार्केट में आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। ना सिर्फ मार्केट में बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं, जो कि हुकूमत की ज़ेर साया काम करते हैं, वहाँ पे भी आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि जो गंदम की किल्लत है वो मौजूद है, जिसको फौरी तौर पे पूरा करने की ज़रूरत है। और जब तक ये गंदम की किल्लत जो है वो दूर नहीं होगी, उस वक्त तक जो आटे की किल्लत है ये दूर नहीं हो सकती। इस हवाले से जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे आटे का 20 किलो और 10 किलो का थैला दस्तयाब नहीं है, जबकि जहाँ पे दस्तयाब है वहाँ पे जो सरकारी नर्ख हैं आटे के 20 किलो थैले के, जो कि 860 रुपये हुकूमत की जानिब से मुकर्रर हैं, उन नर्खों पर आटा फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। जबकि इसके बरक्स जो खुला आटा है शहर में, जो कि फ्लोर मिल्स की जानिब से 80 किलो की आटे की बोरी जो फराहम की जाती है या थैला फराहम किया जाता है, वो आटा जो है वो 75 रुपये से लेके और 80 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ना सिर्फ फ्लोर मिल्स का आटा बल्कि इसके साथ साथ जो अगर हम चक्की के आटे की बात करें तो उसकी कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है और चक्की का आटा जो है वो 76 रुपये फ़ी किलो शहर में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरी तो परेशान हैं ही। हुकूमत ने मुख्तलिफ मुकामात पर पॉइंट्स भी आटे के लगाए हैं, लेकिन शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो मार्केट में आटा सप्लाई करे ताकि आम आदमी जो है वो बाआसानी आटा सस्ते दामों खरीद सके। ठीक है हसन, ये तो आपने मार्केट की सूरत हाल बता दी। मुझे ये बताइए, सीएम साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो कि आटे की कीमतों में इजाफा करेंगे। अब मुझे बताइए, कोई ऐसी टीमें तश्कील दी गई हैं, कोई चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपको नजर आए, शहर में कार्रवाई करता हुआ कोई नजर आए? देखिए अना, ये एक हमारे यहाँ पे ना ये एक तस्वुर बन चुका है, या कह लें कि एक आदत बन चुकी है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका काम ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करना है, चाहे वो सब्ज़ी हो, फल हो, आटा हो, चीनी हो, वो शहर के किसी भी इलाके में नज़र नहीं आते। और जब तक वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहर्रिक नहीं होंगे तो मनमानी कीमतों पे अशिया ज़रूरिया जिसमें आटा भी शामिल है वो फ़रोख्त होता रहेगा। इसके साथ साथ मैं दूसरी तरफ अगर आऊँ तो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो पंजाब की फ्लोर मिल्स हैं उनको 17,000 टन सरकारी गंदम का कोटा जो है वो फराहम किया जा रहा है, जो कि तलब के मुताबिक नहीं है। क्योंकि अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर में रोज़ाना की बुनियाद पे आटे के 20 किलो थैले की जो तलब है वो 2,30,000 है, जबकि जो फराहमी की जा रही है इस वक्त वो 1 लाख से लेके और 20,000 तक जो है वो रोज़ाना आटे के 20 किलो के थैले फराहम किए जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 1 लाख से ज़ायद थैले की जो किल्लत है इसको सबसे पहले दूर करना है। और जब तक ये किल्लत दूर नहीं होगी, आटे की जो किल्लत है वो शहर में आटे की ऐसा रहेगा, क्योंकि 1 लाख कम तादाद नहीं, ये किल्लत होगी तो उसके फिर नताइज ऐसे ही मार्केट में नजर आएंगे। थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट में सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे। जैसा कि हसन ने हमें बताया कि 1 लाख शॉर्टफॉल जो है वो आटे के थैलों का सामना है और उसका नतीजा ये है कि मार्केट में जहां हसन मौजूद है वहां पर भी किल्लत की शिकायत है। दुर्रन यहाँ बताएगा ये क्या है, मिसमैनेजमेंट है, गफलत है कि जानबूझ के अवाम को तंग किया जा रहा है? हुकूमत अवाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। एक तो वो उमरा लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स पे जाने की, आम दुकानों पे जाने की, पब्लिक की यूटिलिटी वाली साइट्स पे जाने की और इतवार बाज़ार, सस्ते बाज़ारों में जाने की। और एक तरफ वो 70% अवाम है जो कि गरीब है और जो गरीब भी है और लेस प्रिविलेज भी है, उनको तो बसों में, मेट्रो में, रिक्शों पे, किसी के साथ मोटरसाइकिल पे,
किसी से कोई सवारी की लिफ्ट लेके उनको तो जाने की ज़रूरत है। और जब उनकी दहलीज पर जो दुकानें हैं, जनरल स्टोर हैं, मार्केटें हैं, रिटेल की शॉप्स हैं, जब वहाँ पे आटा नहीं मिलेगा तो बताएं हुकूमत की कामयाबी क्या है। बिल्कुल अब आप बात करते हैं जो ये सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं बहुत सारे, वो तो डिफेंस में रहने वाले, मॉडल टाउन में रहने वाले या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले पीटीआई के वो वर्कर्स हैं जिनको नहीं एहसास इछड़ा, शादरा, मसीह कॉलोनी, योहानाबाद, आपकी फिरोजपुर रोड पे कच्ची आबादियाँ, आपके जितने भी पोश इलाकों से हटके जो आबादियां, ग्रीन टाउन, मरियम आबाद, जितनी सोसाइटियां जो आप अंदरून शहर की तरफ चले जाएं, जितनी छोटे छोटे बाजार मार्केटें हैं सब पे। अब आपने बात की कि हुकूमत की जिम्मेदारी की, हुकूमत तो बड़ी जिम्मा हो गई है कि आपने आटे के पॉइंट्स लगा दिए, वहां पे लंबी लंबी कतारें हैं, लोग थोड़ा सा नैब ने वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ दिया, उन्होंने दफ्तर में बैठना शुरू कर दिया। मैं बड़ी सीधी बात करूंगा, मैंने कल रात ये बात सोची कि जब तक नैब का प्रेशर था, आप लिकर केस में बुलाए जा रहे थे, आपके ऊपर ठोकर न्याज बेग वाले गेट का केस बनाया जा रहा था, मुख्तलिफ इंक्वायरीज खुल गई थी, आप सारा दिन सड़कों में नजर आते थे। बिल्कुल ऐसे। और हम जो है वो रात को भी खबर चला रहे हैं कि वज़ीर आला अकेले निकल गए, सुबह भी खबर चला रहे हैं वज़ीर आला अकेले निकल गए, कभी आप फिरदौस मार्केट चले गए, कभी आप सफाई चेक करने चले गए, कभी आप लंगर खानों में घुस गए। अब उस दिन से लेके आज ऑन द रिकॉर्ड बात देख ले का कितनी खबर आपके पास आई है कि वज़ीर आला सड़कों पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सिस्टम ही प्रेशर में चल रहा हो, मुझे और आपको प्रेशर हो कि यार हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमें दफ्तर पूछेगा कि आपने क्या काम किया है, और हम अच्छी अच्छी खबरें, जबरदस्त खबरें देना शुरू कर दें, बाहर मार्केट में नजर आए, जब आपकी परफॉर्मेंस ही ये होनी है तो आपने क्या करना है। बिल्कुल। अब हालात ये हैं कि सस्ता आटा तो ख्वाहिश रह गई है। सस्ता आटा तो वो था जब 600 कुछ रुपए में, 700 रुपए में आपको बोरी मिल जाती थी आटे की। अब तो आपको 800 रुपए ऊपर क्रॉस करके भी कीमत जा रही है और आपको आटा नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। सस्ता आटा तो दूर की बात की, आप सीएम साहब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 10 पनाहगाहें मैं देख रही हूँ और बनाने की बात की जा रही है। एक साबिक फूड के डायरेक्टर जो कि बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने मुझे एक मुलाकात में ये दावा किया, उन्होंने कहा जनवरी में, अभी तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हैं, कहते जनवरी में जो आप आटे की किल्लत देखेंगे ना वो आप हैरान कुन होंगे। मैंने कहा जी आप चले वो कैसे पूरी होगी, ये जो पनाहगाहें 10 बनाई जा रही है ना, यहाँ पर आके सारे खाना कैपेसिटी बढ़ा लें। बिल्कुल कैपेसिटी बढ़ा लें, लाखों लोग आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लोगों को तो खाना नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, तो फिर ये आपकी 10 मजीद पनाहगाहें जो हैं ये काम आएंगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली और अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है जी, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें तंग ना किया जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इदारों को ताले लगाकर सड़कों पर आने की धमकी देती है, क्या कहेंगे दुरेना? देखिए, फीस स्ट्रक्चर की बात है तो फीस स्ट्रक्चर की बात है, ये बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं इनको ये देखना चाहिए कि हुकूमत ने तो बात की प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी और ज़्यादती में मबनी है उसको कम करने का। कोर्ट्स के फैसले भी हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कराने में हुकूमत की रिट नाकाम नज़र आई। उसके बाद अब प्राइवेट कॉलेजेस के जो एक्चुअली बनती है जो फीसिस जिसमें अब रिलीफ मिलना चाहिए, कोरोना में तमाम डिपार्टमेंट को रिलीफ मिला है और तमाम स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया गया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज खुद भी फैसले किए हैं। मैं एक दो यूनिवर्सिटी देख रहा था आउट ऑफ लाहौर है कि उनके वाइस चांसलर ने तो खुद फैसले कर लिए कि हमें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट एक स्कूल लाहौर के हैं, मैं उनको भी देख रहा था कि उनके तो जो ऑनर थे अंदरून शहर के रहने वाले, उन्होंने तो वैसे ही 1-1, 2-2 माह की फीसिस जो हैं वो छोड़ दी कि चले कोरोना के बाद। ये लोग हैं कहाँ से ढूंढ लिया ऐसे लोग? ये वो है जो सीरियसली मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। फिर बाद में मैंने वो सोशल मीडिया की रिपोर्ट, किसी सोशल मीडिया के वीलॉग ट्यूबर ने ये ऑन की थी रिपोर्ट, मैंने फिर उसको वेरीफाई किया तो वाकई मुझे स्कूल का ज़हन मेरा नाम निकल गया कि 1-2 माह की जितनी उनकी कमर सहती थी, 6-6 माह की तो वो रिलीफ भी नहीं दे सकते, उन्होंने दिया। लेकिन हमने कोरोना के बाद क्या किया कि हमने 5 मरले के रहने वालों को भी टैक्स में लाना का फैसला कर लिया जी कि भाई कोरोना बस कोरोना हो गया, तो अब ये जिनकी कमर टूटी हुई है उनकी मजीद कमर तोड़ते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की फीसेस जो हैं वो नाकाबिले यकीन है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक प्राइवेट कॉलेज का जो बच्चा डॉक्टर बनता है वो किस कॉस्ट पे बनता है और उसके वालिदैन के पीछे एक स्टोरी होती है। चाहे वो कितने भी वेल ऑफ हो, वो कोई ना कोई अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, कोई प्लॉट बेच के, कोई जमीन बेच के, दरकार होती है। ज्यादातर वो लोग हैं
जो जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके बच्चे अगर ओपन मेरिट पे ना आ सके तो वो अपना 1 किला 2 किला एकड़ बेच के बच्चों को पढ़ा लेते हैं। या किसी ने अपनी बच्चों बेटियों के लिए बेटों के लिए सेविंग्स रखी होती हैं, प्लॉट की सूरत में प्लॉट बेचते हैं, फीसें दे देते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास ऊपर की आमदनी होती है और वो जो है प्राइवेट कॉलेजेस में इस तरह से बच्चों को 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का पैकेज देकर वो MBBS करवा लेते हैं। और बहुत कम अब वो लोग रह गए हैं जो चाइना, काज़ाकिस्तान, बाहर के ममालिक में MBBS की जो थोड़ा लिवरेज है वो अफोर्ड करते हैं और बाहर से बुला लेते हैं। लेकिन कब तक? अब ये फैसला करना होगा और उम्मीद है कि मैं ये खबर पढ़ रहा था कि ऊपर चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो कि इस बॉडी के अब मुंतखब हो गए हैं, वो इसकी कोई लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे कि प्राइवेट जो डेंटल या मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। हुकूमत से उम्मीद कोई ना लगाए, ना ये तुलबा लगाए, ना आप लगाए, ना मैं लगाऊं, ना कोई सरकार। ये तो किसी भी उम्मीद पे पूरी हुकूमत की उम्मीद की बात देखिए। अभी आपने मीटिंग की बात की ना, वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि शहर की सफाई नहीं है। सफाई तो मेरी बीट है ना, मैं आपको हालात बता दूं। इन्होंने 3 हफ्ते से टिल का जोर लगा लिया सरकार ने और वहीं के वहीं खड़े हैं। बल्कि उससे भी अबतर हालत शहर की सफाई के हवाले से हो लेकिन अब तो 3 घंटे इजलास हुआ है, तो शायद ये 3 हफ्ते पहले सड़कों पे निकले बुज़दार साहब, इन्होंने देखा कि बड़े हालात खराब है, इन्होंने कहा हाँ ये बड़े मामला खराब हो गए जी। अब हालात ये देखें कि उससे अगले हफ्ते उससे भी ज्यादा अबतर हालत होगी। इन्होंने MD लाहौर वेस्ट को बुला के तलबी की, उसको जाट फाट पिलाई पर ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे हफ्ते में ये खुद इजलास में बैठ के कह रही है कि यार ये क्या मजाक है, शहर की सफाई बेहतर कर ले। चौथे हफ्ते में मेरा ख्याल सरकार खुद हाथ जोड़ लेगी LWMC के आगे कि मेहरबानी करें। बिल्कुल ऐसा है। और इस चीज को रिलेट करने का मकसद ये है कि ये इतने बड़े मामला नहीं है, और जब बात आ जाती है इस तरह के मामला पर तो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिट की एक आला मिसाल है जो मैंने आपको 3 हफ्ते की नक्शा खींच की दे दिया है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिट है और आम लोगों को, ये माफियाज को, ये शुरफा और उमरा को आप किस तरह काबू करेंगे, आप उसका अंदाजा कर लें। बिल्कुल यही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2 अरब से जायद की 1783 वाटर सप्लाई स्कीमें बंद होने का इंकशाफ हुआ है। कोई ऐसी खबर नजर नहीं आ रही जिसमें हम कोई कारकर्दगी की तारीफ ही कर दें। आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी है। यकीन करें कि मैं आपको अपने मैसेजेस नहीं दिखा सकता कि मैं अपने डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारान जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको कितने मैसेज करता हूँ कि सर खुदा के लिए कोई पॉजिटिव खबर दे दे, कोई अच्छी खबर दे दे, जो हम शेयर कोई ऐसी खबर दे दें जिससे ओवरऑल लाहौरियों को फायदा हो। कोई ऐसी चीज बता दें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें, कोई ऐसा रिलीफ बता दें कि हम दें और उससे लाहौरिया कहें यार वाकई कोई काम हुआ है ना। अब मैं जाती तौर पे 3 से 4 बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जिसमें DG लेवल्स के लोग हैं, बहुत ज़्यादा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पर मैसेज करके तंग आ गया, रिक्वेस्ट कर करके ठीक है मुझे खबर बताते, और यकीन करें वो एक खबर बताने से भी कासर हैं। अब मैंने उसका रेफरेंस इसलिए दिया कि कोई ये ना गलत फहमी में रहे कि सहाफ़ी कोशिश नहीं करता। सहाफ़ी इतनी कोशिश करता है क्योंकि उसकी वो खबर, आज मैं ये दे दूं कि आपको आटा फराहम करने के लिए ये इकदाम हो गए हैं और आज 5 जगहों पे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। घंटे बाद ये खबर वायरल हो, हम लोग रिपोर्ट करें, वहां पे लोग धड़ाधड़ पहुंचे, ये हमारी कामयाबी है। हमें इसका रिलीफ है। लोग जो आटा लेके जाएंगे सरकार को भी दुआएं देंगे और पैगाम रसानी करने वाले साथियों को भी दुआ देंगे कि यार ये अच्छी खबर करे। हमारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं मिलती। 2 अरब से जायद की ये वाटर स्कीमों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल 50 अरब है पूरे पंजाब में। हम तो सिर्फ हमारे अली ने जो रिपोर्टर है अली रामे, उसने फोकस लाहौर और लाहौर के डिवीजन्स को किया है। आप इसको पूरे पंजाब में देखें, दूसरी लाइन में आप इसमें जाएं तो 50 अरब से जायद जो है वो फिगर है। हम चूंकि लाहौर में हम लाहौर की बात करते हैं, अब 2 अरब रुपए भी मामूली पैसे नहीं है। ये भी अब आप साबिक हुकूमत पे डाल दें कि जी उनकी तरजीह चूंकि नहीं थी साफ पानी पे और साफ पानी पे इतने मसाइल पैदा हो गए तो हम उन गवर्नमेंट पे डाल देते हैं जी उनका कसूर है। आप मुझे बताएं कि ये जो उनकी नजरअंदाजी थी जिन मंसूबों पे PMLN की, शबाशी साहब गवर्नमेंट की, आप उनको उठाएं। आप सीवरेज के, वाटर सप्लाई के तमाम सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। आज लाहौर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सीवरेज का, पानी का, वो बर्बाद हो गया, तबाह हो चुका है। आपने देखा कि पिछली बारिशों में क्या हुआ। अगर इन्होंने फौरी तौर पे 52 अरब रुपए खर्च ना किए MD वासा के बकौल, तो आप अगले साल देखेंगे कि ये हमारा कितना बड़ा डिजास्टर होगा। आपके लाहौर को 52, सिर्फ लाहौर को 52 अरब रुपए चाहिए जेर जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए। आपके लाहौर को 1.5 अरब रुपए चाहिए वाटर स्टोरिंग पॉइंट को बेहतर करने के लिए, जहाँ पे बारिशी पानी जमा होता है वहाँ पे वाटर टैंक्स बना लें, जेर जमीन वाटर इंजेक्शन का कोई प्रोजेक्ट लगा दें, उसके लिए आपको चाहिए।
फिर ये अदर स्कीमें हैं, ये वो स्कीमें हैं आपके जितनी भी पाइपलाइंस हैं वाटर की सप्लाई की, वो डैमेज हो चुकी हैं, वो गल सड़ चुकी हैं, उसके अंदर सीवेज का पानी मिक्स हो रहा है, और जो साफ पानी शफाफ पानी आप ट्यूबवेल से निकालते हैं जब वो डोर तक जाता है किसी भी आम शहरी को, उस दौरान जो पाइपिंग एरिया है वो तमाम तर सीपेज इख्तियार कर चुका है, उसके अंदर पिलफरेज हो रही है, उसके अंदर गलाजत जमा हो रही है, सीवरेज का पानी के साथ साथ आर्सेनिक मिक्स हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों को बताएंगी कि हमने आर्सेनिक मिला पानी पिया था तो हमारे साथ क्या हालत हुई। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आर्सेनिक रिमूवल प्लांट्स लगाने की हिदायत की थी, वो भी ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं। बिल्कुल आपके सिस्टम कोलैप्स करने की तरफ जा रहा है साफ पानी के लिए। सही। आपने साफ पानी अथॉरिटी तो बना दी है। चीजें आप बता रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो शदीद किस्म की परेशानी हो रही है। आपने ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि बल्दियात को अब हिदायत जारी की गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है इन स्कीमों को चलाने की, इससे कुछ बेहतरी होगी? या आपने टेनिस अगर खेली हो ना, तो बॉल मेरे कोर्ट के बाद आपके कोर्ट पे, अब बल्दियात से लेके ही तो इन लोगों को दी गई थी जिम्मेदारी। अगर आप पीछे 10 साल रिवाइज करें तो बल्दियात से लेके वासा और साफ पानी जो कंपनी बनाई गई थी उसको दी गई थी। अब आपने साफ पानी बंद करके, क्योंकि शबाशी ने बनाई थी, आपने आबे पाक अथॉरिटी बना दी। अब दोबारा आपने कहा नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, अब दोबारा बल्दियात में जाके वापस खेलेंगे। यानी इसका मतलब हम है टेनिस खेलते रहेंगे, ये खेलते रहे और काम आपको कोई होता नजर नहीं आएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, बल्कि उम्मीद या ये हकीकत है या ख्वाब है, ऑरेंज ट्रेन जलवागर नजर आ रही है। लक्ष्मी चौक पर ऑरेंज ट्रेन चलती हुई मंजर नजर आया। दुरे नायाब, ये ख्वाब है या हकीकत? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आपकी प्रोड्यूसर जो आयशा है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है लाहौर का चैनल, ठीक है जी, और लाहौर की आवाज़ है, लाहौर का दिल है, आपको तो 25 अक्टूबर की तरह एक काउंटडाउन लगाना चाहिए पीछे, जो आपकी नजर है कि 25 डेज डाउन, 24 डेज, 23 डेज, 22 डेज, ताकि आप अगर हुकूमत भूल भी रही हो ना कि हमने 25 अक्टूबर को ऐलान किया हो ट्रेन चलाने का, तो आप उनको याद रखें। बिल्कुल। ट्रेन का जो ये वन मैन शो जो हो रहा है ना, ये तो पिछले साल 2018 में स्टार्ट हो गया था। और जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जा रही थी, आपको याद है कि जीटी रोड से आए और आके उन्होंने लाहौर होटल के सामने हाथ हिलाया और वहां पे उन्होंने कर दिया। उसके बाद रैपिडली इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन हुई, फिर पूरे ट्रैक की ट्रांसमिशन टेस्ट जो है वो रन हुआ। अब पिछले साल भी इन्होंने कंप्लीट किया पूरे ट्रैक का। अब इस साल जो है वो रैपिडली रन्स कर रहे हैं और ये 25 अक्टूबर तक करते रहेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा मसला आएगा ना, वो है इसके सिग्नल सिस्टम का। यानी कि इसके अंदर इतना सेंसिटिव सिग्नलिंग सिस्टम लगा है कि जिसको 100% ऑपरेशन करने के बाद कम अज कम, मैंने 2-4 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर जो हैं बड़े बड़े नामी ग्रामी, उनसे बात की, कहते हैं कि 2 माह कम अज कम आपने ऑपरेशन करने के बाद अपने सिग्नलिंग सिस्टम को मॉनिटर करना होता है। अच्छा। क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो इस ऑरेंज लाइन का ब्रेन है। अगर दिमाग काम करना छोड़ जाए, दिमाग स्लो हो जाए, तेज हो जाए, आप खुद देखें बेड पे गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको सिस्टम को मॉनिटर करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों देर की? पीटीआई गवर्नमेंट ने संजीदा नहीं लिया, नवाज पीएमएलएन ने संजीदा लिया, वो एक सियासी बहस है। अब हमें इसको 25 अक्टूबर तक आप एक तो काउंटडाउन लगा लें। दूसरी बात ये है कि आप अब रोज जो रैपिडली जो है ना ऑरेंज लाइन पे बात, ये काउंटडाउन तो चलेगा, लेकिन इस काउंटडाउन के साथ मुझे ख्वाहिश पैदा होती जा रही है कि मैंने ऑरेंज ट्रेन पे सफर जरूर करना। देखिए, आपको ये लेके जाएंगे, आपको ये खुशी खुशी बिठाएंगे, उसके बाद आप जो है, अब ये आपकी हिम्मत है कि आप तारीफों की कलाबें मिलाएं वहाँ खड़ी होकर ट्रेन के अंदर वज़ीर आला साहब के साथ, कि आप हकीकत में बड़ी बात। फिलहाल तो मैं दुआ ये कर रही हूँ कि चल जाए ऑरेंज ट्रेन, इसी तरह से सिर्फ हमें कभी कभी जलवा करना नजर आए लोगों को। करीब है उसकी संजीदगी की, इसलिए भी मैं बात करूंगा क्योंकि अब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जो है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने भी ट्वीट किया, पिछली हफ्ते की बात है, ये इतवार की बात है, और मैंने खबर दी थी कि अब वो भी कह रहे हैं कि हम बहुत करीब हैं, हम इस ट्रेन को नेक्स्ट मंथ चलाने वाले हैं, क्योंकि सीपैक का ये मुंसलिक प्रोजेक्ट है, लिहाजा उनका कहा जो है बड़ा हैसियत रखता है। इन पे तो मुझे यकीन नहीं रहा पिछले 5 सालों में, आपको यकीन है तो आप चल रहे नहीं, मैंने उम्मीद लगा लिया। अब इसके बाद काउंटडाउन भी हम जरूर चलाएंगे और उम्मीद है जी जब ऑरेंज ट्रेन चलेगी उस पर सफर भी जरूर करेंगे। अगली खबर है, डॉल्फिन की 25 मोटरसाइकिलें खराब, 15 PRU गाड़ियां भी खटारा हो गई हैं। इन्होंने किया क्या है मोटरसाइकिल और गाड़ियों पे जो खराब हो गई, खटारा हो गई? हमने दुनिया की
परफेक्ट कंपनी से मोटर बाइक्स और कारें ली। यानी कि हमारे पास अच्छी कंपनी जो होंडा की स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, हैवी बाइक्स हैं, वो हमने ली जो पूरी दुनिया में बेहतरीन है। बिल्कुल। हमने PRU के लिए और हमको उसमें सिर्फ हमने सैरें की हैं। देखिए हम नॉर्मल गाड़ियां भी ले सकते थे ना, हमने अगर लग्जरी कार्स ली, टोयोटा कोरोला की हमने अच्छी गाड़ियां ली, एक्सएलआईज ली, हमने जबरदस्त ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक गाड़ियां ली, तो क्यों ली? इसलिए ली ना कि फैसिलिटेट करें, लेकिन हमने उस पर सैरी की। हम तो जितने भी PRU की जो फोर्स थी, डॉल्फिन फोर्स थी, वो तो लाहौर देखने आई थी और उन्होंने इन मोटरसाइकिलों गाड़ियों में जी भर के लाहौर देखा। मैं यही कहनी चाह रही हूँ ना, कोने कि खुदरे भी फराटे देखे। भरे आपने मोटरसाइकिलों पर, डॉल्फिन ने, PRU ने गाड़ियों पे गश्त की है। मुझे सिर्फ बता दे कौन सा तीर मारा है? सिर्फ ये खराबी की है और कुछ नहीं सिवाय बिल्कुल मशीनरी का तो जो आपने बेड़ा गर्क किया, क्योंकि आपके पास इसका कोई मैकेनिज्म नहीं था, आपके पास रेस्ट देने की पॉलिसी पंजाब पुलिस में है ही नहीं। दूसरा, हर चीज को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है ना, कि आपने उसकी मेंटेनेंस टाइम पीरियड रखा होता है। जब कुछ ऐसा होगा ही नहीं तो फिर अल्टीमेटली यही होगा कि वो जवाब दे जाएंगे और आप उन्हें ग्राउंड कर देंगे। डॉल्फिन फोर्स का जो एक वाहिद मैं समझता हूँ कि जो कारनामा है वो भी शायद लाहौर के सबर्ब्स में जो तैनात हैं डॉल्फिन फोर्स, उन्हीं का होगा। जिस वक्त ये सानिया मोटर पे पुलिस हुआ, जब सबने इनकार कर दिया तो डॉल्फिन फोर्स द फर्स्ट वन जो बेशक 2 घंटे तखीर से ही पहुंची लेकिन पहुंच गई और वहां पे जाके उन्होंने फर्स्ट जो क्राइम सीन है वो देखा। तो इसके अलावा इन्होंने क्या, आप मुझे बताएं, अब ये वो तमाम काम कर रहे हैं जो मुतलका पुलिस के, SHOs के, उनकी नफरी के, उनके थाने के काम है। अपने अपने इलाकों में नाकाबंदी करना, अपने अपने इलाकों में जो पॉकेट्स हैं क्राइम की उनको मॉनिटर करना, ये एक SHO का काम है, उसकी गिवन नफरी का काम है, उसके सब इंस्पेक्टर का, ASI का और जो एहलकार है उनका काम है, मुहाफिज फोर्स का काम है। डॉल्फिन फोर्स का ये काम नहीं है। अब डॉल्फिन फोर्स के होते हुए लाहौर शहर में स्नैचिंग और राहजनी की वारदातें अखीर हो चुकी है इस वक्त और ऐसे ही है, उनकी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। खैर उस पर मुझे लगता है बात करने का फायदा भी कोई नहीं। एक चीज जिसका फायदा हो सकता है वो ये है कि जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये चीज बताने का मकसद ये है कि वो लोग जो कि घरों से बाहर निकल रहे हैं होशियार हो जाएं। हेलमेट ना पहनने पर 4452 मोटरसाइकिलिस्ट का चालान किया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया था कि 22 तारीख तक लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा चालान का आगाज कर दिया जाएगा। तो अगर आपने बचना है, आपको बता रहे हैं कि घर से बाहर निकलते हुए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। दुरे नायाब, ये लोग क्यों नहीं समझते कि ये उनके लिए ही है? देखिए, ये वो समझते हैं कि हमने बड़ा एहसान है इस ट्रैफिक पुलिस पे और ट्रैफिक पुलिस के साथ हमने बहुत ज्यादा, मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं लगती जिन्होंने हाथ में हेलमेट पकड़े होते हैं, हाथ में पकड़े होते हैं, आगे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की मतलब अपनी जान की परवाह नहीं है, पीछे वाले को पहनाया होता है। बाद में मैं तो इस चीज पे हैरान होता हूँ कि चलो ठीक है यार, आपने लटका लिया, कभी पसीना आ जाता है, आपने उतार लिया, मान लिया, आपने हेलमेट को आगे टैंकी पे रख लिया आपने पेट्रोल, लेकिन पिछले को बिठा के उसको क्या सजा दी जा रही है कि आपने अपना हेलमेट उसको दे दिया और आप मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, पीछे वाला हेलमेट पहन के ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच। ये मैसेज आप तक पहुंचाना था कि जरूर अपना ख्याल रखिए और इस मुहिम में अपना किरदार भी अदा करिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, जिंदगी है जिंदा दिली का नाम और जिंदा दिली से जीने को ही जिंदगी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया के रख रखाव, दुनिया की टेंशनों में इस कदर बिजी हो चुके हैं कि उनके पास वो जिंदा दिली वाला एलिमेंट बहुत कम रह गया है। हम खुद अपनी मिसाल अगर दें तो हर रोज काम कर लिया, अपनी जिंदगी के बाकी काम निपटा लिए, तो वो जो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां होती हैं ना, जो आपके अंदाजे बयां से नजर आती हैं, वो कहीं दूर रह जाती हैं। रख रखाव में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि वो चीजें बहुत दूर रह जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी का असल मकसद जानते हैं, जो जिंदगी को जिंदा दिली से जीना जानते हैं। ऐसी ही एक प्यारी सी बच्ची हमें मिली हमारे अपने ही शो सिटी 42 के शो हम और आप में, जिसने छोटी छोटी ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जिससे जब हमारी एंकर पर्सन ने बात की तो हमें लगा कि इसके अंदर कुछ जिंदा दिली नहीं बल्कि कुछ बढ़कर है। और वो है निम्रा अली, जिसने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो जब घर से बाहर निकल रही थी तो वो टीवी स्क्रीन पर आना चाहती थी। वो तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन हमने उनको एक बार फिर से मौका दिया कि वो सिटी 42 की टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे और अपनी इस छोटी सी ख्वाहिश को बड़ा करके दिखा सके। तो निम्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं बहुत अच्छी हूँ। निम्रा, आपको पता है ये जो आपकी मुस्कुराहट है ना, यही सबसे प्यारी है। तो क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको कैसे बयान करूं, वो एक छोटा सा क्लिप था और मैं रैंडमली वहां पर गई थी। उन्होंने मुझे तब इतनी खुशी थी, और अब जब मैं बैठ के मेरे लिए
एक शो रखा जा रहा है तो उसकी मुझे क्या खुशी नहीं होगी? आपको अंदाजा नहीं है, मुझे इतनी खुशी थी कि मैं नेल पॉलिश लेकर आई कि मैंने सिटी एट 10 में जाना है, निम्रा तुमने नेल पॉलिश लगानी है। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, टीवी पर मैं आऊंगी, लोगों को मुझे फिर दोबारा पसंद करने का मौका मिलेगा। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा, यानी आप प्रॉपर तैयारी के साथ आई हैं, फिर तो आपने सबको बताया भी होगा कि हाँ आपने जी। सिटी एट 10 देखना है, आप वहां जा रही हैं। जी मैं आ तो गई हूँ, मैंने सबको पहले से ही एक वीडियो बनाकर सेंड कर दी थी ताकि जो लोग मुझे पसंद करते हैं और जो करना चाहते हैं, जो नहीं कर सके थे, वो मुझे दोबारा देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, ताकि उनको भी मुझ जैसा बनने का मौका मिले। खैर मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। अच्छा निम्रा, इतनी बातें कैसे कर लेती हैं? क्या बचपन से ही ऐसी हैं? हाँ जी, मैं ना बचपन से ही ऐसी हूँ, वैसे सारे तंग थे, सारे कहते थे ये बड़ा बोलती है, ये बड़ा बोलती है। मेरी मामा भी मुझसे इतना तंग होती थी, कहती है बड़ी तेरी जुबान चलती है। सब इतना कहते थे, सब कहते थे निम्रा खुद को चेंज कर लो। मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो कहते हैं खुद को चेंज कर लो, तब्दील हो जाओ, इतना ना बोला करो, ये ना करो करो, वो ना करो, हर चीज से रोक लो। मैं कहती हूँ कि मैं जैसी हूँ, मैं खुद भी वैसे ही पसंद हूँ और लोगों अच्छा को भी। निम्रा, आपको लोगों ने बड़ा पसंद किया, जी। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी रही है आपकी गुफ्तगू, ये आपका भोलापन, ये आपका अंदाजे बयां और ये जो जज्बा मैंने कहा ना जिंदा दिली वाला, तो ये बहुत कम लोगों में होता है। आप में ये कैसे चीज आई? अब मतलब इतना आप खुल के अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी कर रही हैं, इतने मजे मजे से बातें कर रही हैं, कैसे? मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, मुझे प्रिटेंड करना नहीं आता। मैं एक्टिंग नहीं कर, वो वाली एक्टिंग कर सकती हूँ वाली, लेकिन अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा बनाकर पेश करना ये मेरी हॉबी नहीं है। मेरी टीचर थी ना, वो भी मुझे कितनी बातें सुनाती थी कि बड़ा बोलती है, बड़ा बोलती है, बड़ा बोलती है। मेरे दिल में ये एक था कि गट फीलिंग थी कि निम्रा एक दिन तुम्हारी इसी बोलने को ना लोगों ने अप्रिशिएट करना है। और आज मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, खास करके मेरी अम्मी से, अम्मी जी मैं आपको कहती थी ना कि मेरा बोलना एक दिन काम आएगा, अब आपको पता चला है। वरना कहती थी बड़ा बोलती है, बड़ा बोलती है। शाइस्ता भाभी, आप तो कहती थी निम्रा जब घर में नहीं ना आती तो घर खामोश होता है। शाइस्ता भाभी कौन है? जी वो हमारी रिलेटिव्स हैं। उन्होंने कहा था निम्रा मेरा नाम जाके तुमने शो में लेना है, क्योंकि पिछली बार मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया था। तो उस दिन मैंने कहा था, मेरे जब मुझे सबने कहा कि तुम्हें हमारी याद नहीं आई, तुमने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तो मैंने कहा था तुम देखना, अगर मुझे दोबारा उन्होंने बुलाया ना मैं तुम्हारा नाम लूंगी। और वो टाइम जो था ना वो मुबारक था, वो कबूलियत का वक्त था। ये देखें, एक नहीं दो शो में मुझे आने का मौका मिला है, तो मैं सबका नाम 5 मिनट मुझे देंगे ना सबका नाम? नहीं, सबका नाम नहीं लेना, मुझे आपसे बातें करनी है, आपके बारे में नहीं, मैं सबको कह रही जानना हूँ, माहम, कामिला, रिमशा, फाइजा, अलिशबा इकराम, उसामा और ये सब हैं कौन? ये दोस्त हैं सारे आपके? मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा था कि हमें ना भूल जाना कैमरे में जाकर। अच्छा। आपको पता है मैं यकूत भाभी का स्पेशली नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया। वो मेरे घर आकर उन्होंने मुझे कहा कि निम्रा तुम वो, क्योंकि मैं फोन यूज करती हूँ, बहुत यूज करती हूँ, तो लेकिन ना मैं ये इंस्टाग्राम फलां चीजें नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन खुद को मैंने देखा ही नहीं इन चीजों में। तो ना फिर उसके बाद वो मुझे स्पेशली आकर कहती है निम्रा तुम्हें पता है तुम कितनी आगे जा रही हो, तो मैं तुम्हें ये कहूंगी कि तुम सब कुछ अच्छा public निम्रा, कर दो। थोड़ी सी बातें मेरे साथ भी कर ले। मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पास हो Thank you गई। so much। कितने नंबर आए हैं? मतलब जो मैंने दुआ की थी ना, मैंने तो 800 से, मैं कहती थी 800 से 1 नंबर ऊपर आ जाए, लेकिन ठीक है, ये ना बोर्ड वालों को हुआ है, बोर्ड वाले ने ना लॉकडाउन वाले नंबर मुझे दे दिया। मेरा पेपर बड़े अच्छे हुए थे, चाहे मैं जितनी मर्जी में लायक हूँ, लेकिन जितनी मैंने मेहनत की थी एटलीस्ट मुझे उतने मार्क्स तो मिलते। लेकिन ठीक है, शुक्र अदा करती हूँ कि इतने भी मिल गए। लोगों की सप्ली आती है। कितने मार्क्स? 700। पूरे पाकिस्तान को पता चला है मेरे 700 मार्क्स है। मुझे कोई मैसेज करके ना पूछे कितने नंबर है। अच्छा, तो अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान मैं सच्ची बताऊं, मुझे बोलने देना। अच्छा हाँ। आगे का प्लान ये है कि मुझे एंकर बनना है। अच्छा जी, और मुझे भी आपकी तरह बनना है। मैं ये नहीं कि मैं कैमरे को देखकर ऐसा सब कह रही हूँ, कैमरे को देखकर निम्रा अपनी ख्वाहिशात का इजहार करिए, ऐसी नहीं है निम्रा अली। और मेरा ये बचपन से ही ख्वाब है। मैं जब भी अपनी नानों के घर जाती थी ना, मेरे मामू को बहुत ख्वाहिश थी कि निम्रा एंकर बने। उनकी डेथ हो गई है, तो वो कहते थे कि निम्रा एंकर बने। मेरे अच्छा, किस तरह का शो आप होस्ट करना चाहेंगी एंकर बन के? क्या करना मुझे चाहती हैं? जाज़बा आंटी जैसा बनना है। अच्छा। जाज़बा आंटी जैसे, ओ सॉरी, जाज़बा मैम, गलती से हुआ। अच्छा, जाज़बा मैम। अब जाज़बा की वजह से आप यहाँ पर जी, बैठी मैं हैं। उनको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, लेकिन ना इसमें जाज़बा आंटी से ज्यादा ना किरदार मेरा है। अगर मैं इतना बोलती ना तो फिर हिट कैसे होती? जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने प्लान बता दिया, आप जाज़बा जैसा शो करना चाहती हैं। हाँ, उसमें मैं आपको explore लोगों करना से चाहती हूँ। बातें करनी पड़ती हैं, और बातें तो आप बहुत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन अगर आप खुद ही इतना बोलती रहेंगी तो लोगों से बातें कैसे करेंगी? नहीं, जब एक इंसान किसी काम में जाता है, जैसे कि आप हैं, अब मुझे पता है कि मुझे ये काम इस तरह करना है, तो फिर मैं उस तरह करूंगी ना। यही थोड़ी ना, अब आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, बैठने के लिए नहीं बुलाया, तो मैं वो कर रही हूँ।
तो जब मुझे पता है कि मुझे कम बोलना है, अगर मैं भी लोगों के साथ उसी तरह बात करूंगी तो फिर लोग भी मुझसे उसी तरह बात करेंगे, जैसा मेरा नेचर है मैं लोगों को उस तरह बनाऊंगी। अच्छा, पोइम आपने बड़ी जबरदस्त सुनाई थी, जाज़बा को जरा मुझे भी सुनाइएगा। मैंने बड़ी अच्छी सुनाई थी, मैं हुई अच्छी। आप हाँ, मैं जो भी कुछ सुना दूं मैं सब कुछ अच्छा सुनाती हूँ, तो वही वाली सुना दूं। हाँ, वही वाली सुनाए जरूर। एक ना चूजा होता है, उसके ना दो छोटे से चूजे होते हैं, एक का नाम होता है, एक का नाम होता है, जब वो को बुलाती है आ जाता है, को बुलाती है आ जाता है, तो ना इतनी परेशान हो जाती है मुर्गी। मुर्गी ना डॉक्टर के पास जाती है, तो वो कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे 2 ही बच्चे हैं और एक का नाम मैंने रखा हुआ है, एक का नाम मैंने रखा हुआ है, तो ना आप मुझे इसका कोई हल बताएं ताकि मैं को बुलाऊं तो आ जाए, को बुलाऊं तो आ जाए। तो ना वो कहती है कि डॉक्टर कहता है कि ना मेरे पास तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तो कहती है बताएं बताएं। तो ना वो कहते हैं कि आप ना का नाम रख दें, का नाम रख दें। बड़ा जबरदस्त। अच्छा, पोइम तो मजे की थी, जो एक्सप्रेशन थे, ये कैसे एक्सप्रेशन बातों के साथ इतने सारे एक्सप्रेशन साथ साथ चेंज करती रहती, कैसे? मैं घर पे भी मैं नॉर्मली भी बात करूँ ना तो मेरे एक्सप्रेशन आते रहते हैं। ये हाथ जो मुझे अल्लाह ताला ने दिए हैं ना, मुंह के साथ साथ इनको चलाना तो बड़ा ही जरूरी होता है, तो फिर ये चलते रहते हैं, एक्सप्रेशन खुद ब खुद आते रहते हैं। मैं माशाल्लाह से प्यारी हूँ, मैं क्या करूँ। प्यारी भी हैं और बहुत अच्छी बातें भी कर लेती है। तो बातों का ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। निम्रा अली हमारे साथ मौजूद हैं और निम्रा ब्रेक में भी मेरे साथ इतनी बातें कर रही हैं, इतनी बातें कर रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने निम्रा से पूछना क्या है। निम्रा, कुछ आपसे सुनूं मैं? अलिफ बे आती है? अलिफ बे, इंग्लिश, इस्लामी, आप जो मर्जी सुन ले, लेकिन मेरे से मैथ का नहीं सुनना। पहाड़ा सुना दे फिर। नहीं नहीं ना, ऐसा नहीं ना होता। मैं मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर थी, मैथ तो इधर से जाता है। यानी अच्छा। मैं आपको बताऊं कि मैं मैथ में चीटिंग कर करके पास हुई थी, सिंपल सी बात है। मैं तो अगर आपके टीचर्स देख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा। हाँ जी मिस, मेरी बात सुनिए मिस फरतुन्निसा, आप बुरा ना मनाना, लेकिन मैं सच्ची बताना चाहती हूँ, अब मैं कैमरे पे झूठ क्यों बोलूं। मैं ना चीटिंग कर करके पास होती थी क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता था, उसकी वजह से मैं इंग्लिश भी भूल जाती थी, उर्दू भी भूल जाती थी। मैं चाहती थी कि मैं मैथ की वजह से बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ दूं, तो ऐसे मैंने कहा चलो मैथ को पीछे कर देती हूँ। मैं चलो पढ़ाई की बातें नहीं करते, पढ़ाई की बातें नहीं हाँ करते। ना, अभी भी cheating करके पेपर पास हुआ, हुई हूँ। रिजल्ट आया है, गाना आता है? बहुत गाना, मैं वाकई में सिंगर हूँ। मैंने वहां भी कहा था, मैं यहाँ भी यही कहूंगी, मैं सिंगर हूँ। मेरी तमाम दोस्त हैं, बिस्मा मुनीर मेरी दोस्त है, वो मुझे कहती थी निम्रा मुझे गाना सुनाओ, मैं सबको गाना सुनाती थी। सब मेरा गाना सुनने के लिए झुमकुट्टा बना लेते थे, ठीक है, मेरे इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे और फिर मैं उनको गाना सुनाती थी। अच्छा, गाना सुना दे, स्टेज पे खड़ी नीचे बैठ के गाना सुना दे, नीचे बैठ के। कौन सा गाना सुनाऊं? जो आपको अच्छा लगता है, जो लगता है आप अच्छा गाती हैं। हाय, मैं तो सारे अच्छे गाती हूँ। चलो जी, सुना दो हमें अच्छा, गाना। फिर मैं कौन सा सुनाऊं? वैसे मैं ना प्यारी लग रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है आप, बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, फिर कौन सा गाना गाऊं? जो गाना आपको बहुत अच्छा आता है, बस जल्दी से हमें सुना दे अच्छा फिर। अच्छा अच्छा, ये है हानिया आमिर का गाना। देखो मेरी वजह से हानिया आमिर भी हिट हो जाएगी। चलो गाना सुनाती हूँ। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में दिल को मिली हार से डर लगता है। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में दिल को मिली हार से डर लगता है। बेकार की उलझन है, बेकार की उलझन है, प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में दिल को मिली हार से डर लगता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आप तो गाती भी बहुत अच्छा है, जितनी प्यारी खुद है उतना अच्छा आपने हमें गा के दिखा दिया। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, अभी जैसे ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, आप कह रही थी आप एंकर बन के आप काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जी, आपकी। मेरा सिर्फ एक, हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे सब जरूरत के लिए काम करते हैं, वैसे मुझे भी मेरा एक अलग शौक है, कैमरे पर आना एक मेरी ख्वाहिश है और मैं आके रहूंगी, आके क्या रहूंगी, मैं आ चुकी हूँ। आप सब मुझे एवं तो नहीं देख रहे, कैमरे पे आई हूँ तो देख रही हूँ ना। तो मेरी एक ख्वाहिश है और कुछ मेरी जरूरतें भी हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ख्वाहिश के तौर पर और अपने शौक से उसको पूरा कर सकूं। तो मैं अपनी मामा की सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी और मैं सच्ची में मैं एंकर बन के रहूंगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। सब कुछ अल्लाह पर है, आप सब भी हैं। मुझे आप लोगों को पता है ना मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं जरूरी नहीं है कि मैं कैमरे पे आई हूँ तो मैं ऐसी, मैं हकीकत में भी ऐसी हूँ। लेकिन एंकर बन के दूसरों को बोलने जी, देना है। मैं एंकर बन के ऑफ कोर्स बोलने दूंगी। क्यों? जब मैं एंकर बन जाऊंगी तो मुझे पता है कि मुझे किस तरह काम करना है और किस तरह नहीं। तो अगर मैं बन गई तो देखना मैं कितना अच्छा बोलती हूँ। आप बस टेंशन इतनी दफा ही बाल ठीक करेंगी, इस तरह ही एंकर बन के करेंगी। तो मैं इतनी प्यारी हूँ
ये वाले बाल ये वाले आगे करूँ कि ये वाले? ये मैं प्यारी हूँ तो बाल ठीक करना जरूरी है, सारे एंकर करते हैं, मैं कोई अनोखी तो नहीं हूँ। जाज़बा आंटी है, सॉरी जाज़बा मैम है ना, जब मैंने उनको भी देखा था वो भी सेट में टोके आई थी मेरे पास, ऐसे तो नहीं था कि वो ऐसे ही आ गई थी। इतना मेकअप उन्होंने लगाया होता है सबने, तो फिर वो अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने एंकर बनना है और आपने छोटी छोटी ख्वाहिशों का इजहार किया है, तो फैमिली में तो आपको सब लोग बहुत देखते होंगे, बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ ये मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं एंकर बनूं, मेरी मामा कहती हैं कि अगर तुम्हें शौक है तो तुम जरूर जाओ। मेरी मामा मुझे किसी चीज पर रोक टोक नहीं करती, वो मुझे टिकटॉक बनाने देती है, वो मुझे सब कुछ करने देती है। मेरी मामा की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरी फैमिली में मेरे मामू हैं, वो भी कहते हैं कि निम्रा तू एंकर ही बनना है। सब मुझे कहते हैं, मुझे मेरे कजन्स वगैरह भी कहते हैं कि निम्रा अगर तुम्हें स्टैमिना है, तुम कर सकते हो तो तुम जरूर करो। और मेरे जो हमारे रिलेटिव्स हैं, आपको पता है अगर मैं मोहल्ले में ना हूँ तो सारे कहते हैं है खैर इनके घर में बड़ी खामोशी हुई है। अच्छा। सबको पता चलता है कि निम्रा नहीं, क्योंकि निम्रा का इतना बग है, इतनी आवाज, इतना स्पीकर है कि फजल भाई की दुकान है हमारे घर से कोसों दूर है। वो मेरी मामा को आकर मेरे कहते हैं आपको पता है आपकी बेटी की इतनी आवाज है कि मेरे घर तक आ रही है। तो डांट नहीं पड़ती? अम्मा तो बड़ा मेरी मामा क्या कर सकती है? मामा कहती है इसकी जुबान का मैं क्या करूं? मेरी मामा मुझे कहती है चुप कर जा। मैं कहती हूँ क्या हो गया, इस जुबान को तार को क्या साइड पे रख दूं? मैं बोलूंगी तो फिर आपको पता चलेगा ना। लेकिन आज देखें मैं आ रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा मुझे बताओ, खुशी तो आपकी इतनी ज्यादा है, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग आपको पसंद भी इतना करते हैं, तो देखने वालों को क्या कहोगी कि किस तरह आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें, किस तरह से आपकी बातों को एंजॉय करें? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब मेरी ये वीडियो वायरल हुई थी तो मुझे किसी ने भी कोई खास कमेंट नहीं दिए, सबने कहा शोखी ओछी फलां। तो मैंने लेकिन उनकी बातों पे गौर नहीं किया। मैं खुद को जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ और मैं दिखावा नहीं करती। अच्छा ट्विटर पे तो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और आपकी जिंदा दिली की तारीफ की है। जिन्होंने पसंद किया मैं उन सबको बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू टू यू और थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो लोग मुझे शो में लेकर आए हैं। मैं उन सबको शुक्रगुजार करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको पसंद आ रही हूँ तो आप लोग मुझे फीडबैक करें ताकि मैं आप लोगों को और मौका दूं कि आप लोग खुश हों, मुझे भी मौका मिले, आप लोग मुझे भी खुश कर सकें। तो फीडबैक देना, अच्छा इनको भी देना, रेटिंग आनी चाहिए, है सब कुछ आना चाहिए। अच्छा आपको एक्टिंग करने का शौक है? पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है? मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था लेकिन सब कहते हैं कि इंडस्ट्री ठीक नहीं है, सब कहते हैं लेकिन मैं ऐसा मानती नहीं हूं। अच्छा मीरा अच्छी लगती है? मीरा का कुछ एक्ट करके हमें दिखा सकती हो? कौन मीरा? मीरा अदाकारा मीरा, इतना बड़ा नाम है मीरा जी। मैं बताऊं वो पुराने जमाने की आंटी है वो पुराने जमाने की है ना, तो मुझे उनका नहीं पता। मुझे वो बुरा मान जाएंगे देख के, आपको पता है। आई एम सॉरी मीरा मैम, आप बहुत प्यारी हैं, वैसे मैंने देखा तो जरूर होगा शान वगैरह के साथ। मेरे पापा आपको बहुत पसंद करते हैं, मेरे पापा की डेथ हो गया, वो पसंद करते थे, लेकिन मेरी मामा आपको जरूर पसंद करती होंगी, वो जानती भी होगी आपको, मैंने देखा। अच्छा आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? मुझे फिल्म इंडस्ट्री में माहिरा खान पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहती थी कि मैं उनके जैसी बनूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफेशन जो है वो मैं एंकरिंग करूं और उसके अलावा मुझे ड्रामा। अच्छा आपने एंकरिंग का शौक तो है, तो चलिए जो लोग आपको देख रहे हैं उनको हम दिखाते हैं आप एज ए एंकर कैसी होंगी। जरा इंट्रोडक्शन कराएं। अस्सलाम वालेकुम, आप सिटी 42 देख रहे हैं, अपना नाम शाम बताएं जरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सिटी 42 देख रहे हैं। मैं निम्रा अली आप सबको खुशामदीद करती हूँ और आए आप बात करते हैं जो टॉपिक होगा और फिर उसके बाद जो टॉपिक होगा उसके ऊपर बात करूंगी ना। चलिए मेरे से बातें करें आप। अब आप अच्छा, के आप निम्रा अली बन जाएं, मैं आपको मौका दे देती हूँ निम्रा अली बनने का। और आप आप ही के अना यूसुफ जो भी हैं, और मैं अना यूसुफ हूँ, आप निम्रा अली हैं। आप मेरे से सवाल करें लेकिन प्लीज अच्छे सवाल करें। अच्छा सवाल करूंगी, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनम यूसुफ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ सिटी 42 के शो सिटी एट 10 में। आज हम आपको ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो कि छोटी सी क्लिप से जिन्होंने बहुत फेम हासिल किया है और वो एक जिंदगी से भरपूर लड़की हैं। हम आप लोगों को उनके ख्यालात से आगाह करते हैं। आइए हम मिलते हैं निम्रा अली से। चलें। अस्सलाम वालेकुम निम्रा अली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा ये जो असल निम्रा थी वो गायब कहाँ हो गई है? वो असल निम्रा लोगों को दिखाएं। एंकर बनने वो असल निम्रा नहीं जानी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं प्रोफेशनल काम करूंगी तो निम्रा अली जो है वो अपने आप को काम करेगी। नहीं निम्रा, लोग आपको ऐसे देखना चाहते हैं। हाँ, लोग मुझे आपको पता है, लोग मुझे ऐसे पसंद देखना करते चाहते हैं। मैं ऐसी ही हूँ, मैं घर पे भी ऐसी हूँ, बाहर भी ऐसी हूँ, जहाँ भी जाऊंगी मैं ऐसी ही हूँ। आप फिक्र ना करें, लेकिन अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो जैसे बाकी जाएंगे मैं वैसे ही सबके सामने आऊंगी। मुझे पता है लोगों ने मुझे इसीलिए पसंद किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मजाकिया हूँ, बहुत अच्छी हूँ
अच्छा, और निम्रा लड़ाई करती हो कजन से, दोस्तों कोई से? ऐसी वैसी अच्छा। मैं जुंडे भी फूट देती हूँ आपको पता? ना करो। मैं बड़ी लड़ाई करती हूँ। यानी एक्चुअली वाली लड़ाई हो जाती है? एक्चुअली वाली नहीं लड़ाई, प्यार से लड़ाई। मेरा भाई है ना, वो मुझे चुमिया देता रहता है, मैं कहती हूँ पीछे हो जा, आई समझ, मेरे साथ ना आई। मेरी बहन है, अभी मैं आई थी, फिर मुझे चुमिया दे, मैंने कहा मेरे कब उतर जाएगा, पीछे हो जा पीछे हो जाओ। तो फिर मैंने उसको भी नहीं, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता तो ना, इसीलिए। लेकिन मैं लड़ाई करती हूँ जब घर पे ना, ऐसे में हमेशा मेरी आवाज की वजह से लड़ाई होती है कि निम्रा बहुत बोलती है। हमारे घर पे सहरी होती थी, मामा जी ये करेंगे, मामा जी वो करेंगे, मामा जी ये करेंगे, मामा जी वो करेंगे, मामा कहती चुप कर जा, सहरी कर ले। मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ, मुझे जहां मौका मिल जाता है ना मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। घर में कोई काम भी करती हो? ये ना पूछे, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती। ये जो कप है ना, मैं ये भी यहाँ से इधर नहीं करके रख सकती, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, सबकी लाडली हूँ। मेरी सबसे बड़ी बहन वो भी मेरी तरह है, ठीक है ना। आप ये ना समझे कि मैं अकेली ऐसी हूँ, हमारे ना खून में ही ऐसा है, ठीक है ना। आप मेरे भाई को देख लें, वो भी ऐसा शुल्ला पटाखा है, मेरी बहन को देख लें, वो भी ऐसी शुल्ली पटाखी है। मैं तो एटम मैं तो फिर नया हूँ ना। आपको पता है मेरी क्लास में मुझे निम्रा कोई भी नहीं कहता था, सब मुझे पटाखा कहते थे, सब पटाखा कहते थे। एक्चुअली मैं हुई पटाखा, मैं क्या अपनी तारीफ करूँ। और फिर उसके बाद काम मैं कोई भी नहीं करती। मेरी बड़ी बहन जो है वो किचन संभाल लेती है। सुनो, कजनों से लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिली में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, या कजनों में मोस्ट फेवरेट भी कोई होता है, लेकिन बैक पे आपसे सब जेलिसी भी फील करते हैं, ऐसा होता है? करते होंगे, मैं उनका नाम लूंगी, उनका ना कैमरे पे देखो मेरा नाम ले लिया। अच्छा, करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एक कजन है जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, जिससे मैं अपनी बात हर शेयर कर लेती हूँ, उसका नाम है मरियम। और जो मेरे पीछे नहीं खड़ी हुई थी इंटरव्यू में गुंगवटी बन के आपको मैं एक बात बताऊं, कहती है मुझे तो जाजबा मैम ने बोलने का मौका नहीं दिया। मैं कहा तुम बोलती तो हो ही ना, जब निम्रा इतना बोल रही थी। निम्रा अगर जहाँ चली जाए ना, वहाँ दूसरा बंदा बोल ही नहीं सकता। तो मैंने कहा तुम बोलती कुछ तो वो तुम्हें भी माइक पकड़ाती, तुमने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा से करी जा रही थी। मैंने कहा कुछ बोलती तो तुझे भी देते ना माइक। कहती है ये कोई बात नहीं होती निम्रा, तुम रहने दो, जाजबा आंटी की गलती है, उन्होंने मुझे माइक नहीं। मैंने कहा जाजबा आंटी की गलती नहीं है, वो ऐसा ढूंढते हैं कि जो उनके साथ फ्रीली होकर बात कर सके। तो सबको अपने जैसा इजी होना चाहिए ना, ताकि सब, आप एक एंकर हैं, दुनिया आपको जानती है। अब मुझे पता कि मुझे आपके साथ किस तरह बात करनी है, वो चुप करके बैठी रहेगी तो ऐसे तो नहीं ना शो चलता। वो लल्लू है, उसको छोड़ दे। और ना फिर उसका भी देखो मैंने नाम ले लिया, ठीक है। मैं सारे कजों का नाम ले रही हूँ, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती, बाद में ये ना कहना। अच्छा, मुझे आप लग रही हो कि बहुत बहादुर हो, कभी किसी चीज से डर भी लगे? ना 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 ना, निम्रा नहीं डरती। अच्छा, निम्रा बहादुर है। मैं, आप लोग मुझे समझ रहे हैं, मैं ऐसी हूँ लेकिन मैं समझदार हूँ। अच्छा, कुछ एक्टिंग करके दिखाओ। टिकटॉक्स भी मैंने आपकी देखी है, बहुत मैं जबरदस्त बड़ी है। अच्छी टिकटॉक बनाती हूँ, आपकी सोच है। बस मैं पोस्ट नहीं करती, मैं कहती हूँ हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि वो फेमस हो जाए। मैं पता नहीं होती हूँ कि नहीं, मैं फिर इसलिए करती नहीं, वो अपने पास ही रखती हूँ। सारे जो मेरे देखते हैं वो कहते हैं निम्रा तुम पोस्ट करो। एक मैंने वीडियो बनाई थी, ले चल रहा तो ना मुझे ना कमेंट्स आए, निम्रा तुम कितनी प्यारी है, तुम्हारी लुक बारबी डॉल जैसी है। लेकिन मैंने ये स्टेटस पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मैं हर चीज स्टेटस में लगाती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, मैं स्टेटस लगा रही हूँ। कुछ लोग होते हैं वो नहीं लगाते, लेकिन मैं अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं स्टेटस लगा देती हूँ ताकि दूसरे मुझे देखें। हाँ। अब पहले तो चलो मैं कैमरे में आ गई, मुझे काफी लोगों ने देखा, लेकिन स्टेटस में मैं खुद के लिए मैं एक फेमस लड़की हूँ। अच्छा, तो टिकटॉक आप बनाती हो, एक्टिंग करने का कब से शौक था? लोग एक्टिंग की तारीफ करते हैं, फैमिली वाले कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करती हो। आपको नहीं पता, मैं जिस स्कूल से पढ़ी, मैं अपने स्कूल का भी नाम लेना चाहूंगी, गवर्नमेंट कनेट गर्ल्स हाई स्कूल। मैं उसका भी नाम लेना चाहूंगी। जब हम क्लास में होते थे ना, तो मैं जो थी ना वो लड़की बनती थी, मेरी एक और फ्रेंड है वो लड़का बनती थी, और हम एक और लड़की को ना मौलवी बना लेते, हम नकाब पढ़ाना शुरू कर देते। बड़े मजे किए हैं मैंने, बड़े मजे किए हैं, आपको नहीं पता। लास्ट डे पे तो मैं अंत के मजे किए हैं। हम ऐसे एक्टिंग करनी, गाना गाना, चलो ऑटोग्राफ लेने चले, सबसे ऑटोग्राफ लेने जाना, आरा री 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 रा हु हा, इतना मजा करना है। हमारे वहाँ पे वोट होते थे ना, वोट फॉर ये, वोट फॉर फलां, वोट फॉर फलां, मेरा बड़ा दिल अच्छा, वोट से याद आया, कोई आपको पॉलिटिशियन पसंद है? मुझे नवाज शरीफ अंकल बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो फिर तो आप उनको मिस भी करती होगी। जी, मैं उन्हीं को मिस करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना वो जब थे ना तो निजाम बड़ा अच्छा चल रहा था, और इन्होंने आटा दाल चीनी इतनी महंगी करती है। मेरी मामा, हम गरीब जैसे लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? कोई निजाम को बेहतर बनाए। इमरान अंकल को भी मैं ये कहूँगी, इमरान खान सर को, कि वो भी ऐसा करें, क्योंकि वो नवाज शरीफ अंकल जो है ना, उन्होंने ना मुल्क के लिए बहुत सारा कुछ किया है। उन्होंने हमारे लिए सहूलतें, मेट्रो बस वगैरह देखे ना क्रिएट की है, कितना सहूलत हुई है लोगों को। ऐसे इमरान अंकल भी करें। इमरान अंकल तो लूट रहे हैं,
तो फिर ठीक है ना, इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सब अच्छा ये जो आहिस्ता से आवाज में मुझे क्या है, ये हमारे नाजरीन को भी सुना दे। ना इमरान अंकल मेरे घर आ जाओ, मुझे डंडे कूट रहे हो, डर भी लगता है भाई मुझे। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये मेरा आपसे अच्छा, प्रॉमिस है। मैं इमरान खान अंकल को बस एक एडवाइस ही देना चाहूंगी कि इमरान खान अंकल जी आप ना कुछ अच्छा करें, जो पब्लिक है, जो गरीब पब्लिक है, पुअर पीपल है, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनको आपसे खुशी हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैं जिनसे भी मिली हूँ ना, उन्होंने ना आपके बारे में बुरे कमेंट्स किए हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ करता नहीं है, हमारा ये हमारा वो। तो नवाज शरीफ ने इतना सा भी किया है तो लोगों को नजर आ रहा है, जब आप इतना सा भी करेंगे तो लोगों को नजर आएगा। सो डू समथिंग फॉर पुअर पीपल। अच्छा आपने अंकल कह दिया, नाराज ना हो जाए। अंकल इतनी इज्जत दी है, वो नाराज क्यों होंगे? वजीर आजम है हमारे और आपने उनको अंकल ही कह दिया। मैं बताऊं, ये मखलूक अल्लाह ताला की, मैं किसी को अपने से बढ़ के या अपने से कम नहीं समझती, सब इक्वल है मेरे अच्छा, लिए तो अगर सभी पॉलिटिशियन बनने का मौका मिल जाए, सियासतदान बन जाओ, तो सबसे मैं पहले तो कुछ क्या भी बन करोगी? जाऊंगी, मैं सबसे कुछ भी पहले बन क्या जाऊंगी। करोगी? मैं आपको बताऊं, मैं नानों के घर जाती हूँ ना, वहाँ की सड़कें नहीं मुझे पसंद, मैं सबसे पहले वो बनवाऊंगी। यानी अपनी नानों के घर की सड़कें सबसे पहले बना मैं दो। इतनी मुश्किल से वहां से चल के जाती हूँ ऐसे। और अभी कल हम गवर्नमेंट गए नेल पॉलिश लेने, ठीक है ना, वहां पर कोई हाल ही नहीं है। मैं क्या, हम यहाँ से क्यों आ गए, ये कैसी सड़कें? फिर मुझे सारिश कहती है निम्रा कल तुम्हारा इंटरव्यू है, अगर वो तुम्हें एंकर बनने का मौका देना, तुमने सबसे पहले आगे ना यहाँ की सफाई करवानी है। जहाँ मैं रहती हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, रशीद भवन, मैं नाम मशहूर कर रही हूँ, देखो निमरानी की वजह से। तो ना मैंने कहा हाँ, मैं तो सारिश तुम फिक्र ही ना करो, बस मुझे एक बार एंकर बने ना, तो मैं पूरा पाकिस्तान सुधार दूंगी। पता नहीं मैं खुद को क्या समझने लगे। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, अगर पॉलिटिशियन बन जाती हो तो मेरे बात सुनो, सबसे पहले आपने देखना है कि लोगों का ख्याल रखना है, जैसे आपने कहा है अभी, तो किस तरह लोगों का ख्याल रखोगी? लोगों का ख्याल इस तरह रखूंगी कि ऐसी बातें कर करके जी हंसाओगे भी लोगों को? हंसाऊंगी भी, जरूर हंसाऊंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगी। लोग जिससे खुश हों, जिस अरे हाय निम्रा तुझे क्या हो गया है? बोल। मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस चीज की उनको जरूरत होगी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनको दे सकूं, ठीक है ना? ये मेरा एनर्जी लेवल हो गया, अपने जल्दी सवाल पूछें। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब हमने एक्टिंग भी आपसे करा ली है, बातें भी करा ली हैं, अब ये जो तैयारी की है इसमें कितना टाइम लगाया है? मैं आपको सच्ची बताऊं, तैयारी ना मैं नहीं कर सकती। मुझे शुएब भाई फोन करके कहते हैं निम्रा तू ये ना करी, मेरे दिल में जो आता है मैं बोल देती हूँ। चाहे मैं रात को सोई नहीं, मैं कहती निम्रा तूने ये जाके बोलना, निम्रा तू जहाँ यहाँ अभी कदम ही रखा है मैंने ऐसे करके फुर्र हो गया सारा कुछ। अच्छा, कुछ भी नहीं याद, मुझे सारा कुछ ही भूल गया कि मैंने बोलना क्या था। क्या समझा के नहीं भेजा था जाके ऐसे बात नहीं करनी? मेरी मामा ने मुझे एक चीज समझाई थी कि निम्रा तुमने किसी को अंकल या आंटी नहीं कहना, लेकिन ना मैं क्या करूं, मेरे मुंह से अंकल, हम जूतियां लेने जाते हैं, मेरा जितना लड़का तुम कहती हूँ अंकल जी ये वाली जूती दिखाएं, ये वाली जूती दिखाएं, मेरे मुंह से निकलता ही अंकल और आंटी है। लेकिन अब मेरी मामा ने कहा था तुमने सबको मैम कहना है, मैम। मैंने कहा ठीक है मामा जी मैम कहूंगी। मेरी मामा टीवी पे बैठी हुई है मेरी वजह से कि मैं अपनी बेटी को लाइव देख सकूं। मेरी मामा, I love you अम्मी जी। बहुत जबरदस्त, और माँ से मोहब्बत का इजहार इतना जबरदस्त आपको मौका मेरी मिला है। मामा ने जितना हमारे लिए किया है ना, मैं दोबारा भी पैदा होकर आ जाऊं तो मैं अपनी अम्मी के लिए नहीं कर सकती। और जितने भी मेरी मामा को सपोर्ट करते हैं उन सबको भी थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब आपने आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, कॉलेज में जाके तो लड़कियां बड़ी रिस्पॉन्सिबल और वो बड़ी हो जाती हैं, उनको लगता है ना कि बड़ी हो गई हैं, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो आपने इस तरह ही रहना है? निम्रा इस तरह ही रहती है। मेरी मामा कहती है इसका आगे जाके क्या बनेगा, मैं कहती हूँ मामा जो सबका बन रहा है वो मेरा भी बन जाएगा, इसमें क्या बात है। लेकिन आगे जाकर भी मैं ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि अपने आप को चेंज करो, लेकिन मैं सबको आगे से क्या कहती हूँ कि निम्रा अली को निम्रा अली ऐसे ही पसंद है। मेरी दोस्त है उनको भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ, जिसको मैं नहीं पसंद वो बड़े पांडे में मुझे क्या है, मुझे किसी से क्या लेना देना, मुझे अपने आप से लेना देना। देखें आपको मैं पसंद आई हूँ ना, कितने सारे लोगों को मैं पसंद आई हूँ, तो मैं इसी में बहुत खुश हूँ। अगर मैं थोड़ा सा किसी के लिए चेंज भी होना चाहूँ ना, अब मैंने वो भी नहीं होना, इधर से टच से मस भी नहीं होना मैंने। यानी टच से मस भी नहीं होना। अच्छा मुझे बताओ ये मेकअप शेकअप खुद किया कि किसी सिस्टर ने हेल्प किया? बहुत प्यारी लग रही है। सिस्टर की तो बात ही ना करें, मेरी बहनें इतनी चुस्सा है कुछ करती नहीं है। अच्छा मैं तैयार हुई हूँ, निम्रा तुम कितनी प्यारी लग रही हो, निम्रा मुझे भी कुछ कर दो, ऐसे बूथे लटका के बैठ गई। मैंने कहा इधर आ, जितना मुझे आता है मैं आपको बताऊं ना, मैंने कहीं से सीखा ना कुछ। ये ना मैं मुझे हेयर स्टाइल भी खुद बनाया है? नहीं ये नहीं, ऐसा तो नहीं होता। किसने बनाया? ये मेरी बड़ी बहन है महविश, ये मेरे से प्यार बड़ा करती है, लेकिन ना हमारे घर में मेरा फोन है, पर्सनल फोन है, ठीक है, लेकिन ना कैमरे का रिजल्ट नहीं अच्छा। तो ना फिर मेरी बहन के पास Oppo F5 है, तो ना हम उससे ना वीडियोस बनाते हैं। वो इतनी तेज है जब मैं उससे ना वैसे मुझे बड़ा प्यार करती है, लेकिन जब फोन देने की बारी आती है मेरा फोन दे, चल मेरा फोन दे, 1 मिनट नहीं लगाती मेरे से फोन खींच के ले जाती है। मैं कहती हूँ मेरी वीडियो तो बना नहीं, कोई नहीं वीडियो बनानी, चल मेरा फोन दे, फोन खींच के ले जाती है। मैं कहती हूँ अच्छा, मैं उसको भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ एक बार तुम मुझे एंकर बनने दो, मैं देखना आईफोन लूंगी फिर तुम मेरे फोन के नेड़े भी लगना सही, मैं ये कहती हूँ उसको।
ऐसा होगा, जरूर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं, एक ज़बरदस्ती एनर्जेटिक सी कोई डायलॉग अच्छा सा याद हो, फनी सा डायलॉग जो हमारे नाजरीन को आप बोल के दिखाएं जाते जाते। कौन सा बोलूं? कोई बड़ा मजे का डायलॉग जो आपको टिकटॉक से ही अपनी याद हो। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, पंजाबी डायलॉग है, ठीक है, और ये मैंने और मेरी कज़न जो मेरे पीछे खड़ी हुई थी ना बैकग्राउंड, तो मैंने और उसने ये टिकटॉक बनाई थी कि वो कहती है, इसको तो मैं बताती हूँ, वो कहती है तू की बताएंगी जिदम मैं पुट्टे ना तेरे झुंडे ते सारे दे सामने ते तन्नू पैर दे अंदर जाने ते लंबे चमचा नहीं लबना। ये डायलॉग है। जबरदस्त जबरदस्त मैं जबरदस्त। मुझे पंजाबी बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है कि मैं पंजाबी सीखूं, लेकिन बीच में इंग्लिश, बीच में उर्दू, बीच में पंजाबी, को खास जुबान है नहीं मेरी, सब कुछ मिक्स करके सब कुछ बोल लेती हो। और यही निम्रा की जिंदा दिली है, और यही निम्रा की बातें करने का जो सबसे अच्छा अंदाज है ना, कि आपने आम लोगों को जो है अपनी बात पहुंचानी है, और जबरदस्त से अंदाज में जो सिर्फ आप ही का अंदाज है। मैं कहती हूँ मेरे जैसा नहीं इनको मिल सकता। पता है क्या, जाज़बा आंटी ने कहा ना कि निम्रा अली जैसा अभी तक मुझे नहीं मिला, और मैं जाज़बा आंटी को भी, सॉरी, जाज़बा मैम को भी यही कहना चाहूंगी कि निम्रा अली जैसा आपको कोई मिल नहीं सकता। लेकिन मैं सबको अपने थ्रू ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि हर कोई, अब देखे मैं आई हूँ, सबको ये मौका मिल सकता है। अगर सभी मेरी तरह मैं क्यों कहूँ किसी को मेरी तरह बनने का, लेकिन कोशिश किया करें कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब कुछ हो रहा है, तो सब आगे आए। अब अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको छुपाए नहीं, ठीक है, उसको आगे लेकर आए, सामने लेकर आए, ताकि आप लोगों को सब देखें। ये मुल्क की तरक्की के लिए अब लाहौरी आपको देख रहे हैं। मैं हूँ लाहौरी, आई एम प्राउड टू बी अ लाहौरी। मुझे कोई भी ऐसा नहीं है, लाहौरी जिंदा दिल होते हैं, ये मेरी तरफ से आप लोगों को अब तो पता चल ही गया होगा। अच्छा, तो लाहौर में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है लाहौर में? मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, मैं आज तक लाहौर से कहीं बाहर गई नहीं। मेरे पापा जब थे चिड़ियाघर लेके जाते थे, ठीक है, चिड़ियाघर से वापस चिड़ियाघर से वो, लेकिन उसके बाद जब मॉल्स वगैरह ओपन हुई, इंपोरियम, पैकेजेस, फोर्ट्रेस, तो यहाँ आप सैर करने के लिए जाती थी? सैर करने के लिए गए। और फिर इसके बाद यादगार मेरे लिए इतना लकी है कि मेरा दिल करता है मैं रोज वहां जाके बैठ जाऊं। क्योंकि यादगार इसलिए लकी है निम्रा के लिए, वहां पर इन्हें जाज़बा मिली थी, और यहाँ पर बैठ सकी सिर्फ और सिर्फ यादगार, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क। अब वो यादगार मेरे लिए और ज्यादा यादगार हो गया, देखें जरा। सही, तो अब निम्रा से हमें इजाजत चाहिए। निम्रा, बहुत जबरदस्त आपसे लगा बात करके, आपका अंदाज, और जहाँ पर देखने वालों को बहुत जबरदस्त लगा, वहां पर मुझे भी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने बातें बहुत ज्यादा की, आई मस्ट से। मैं बातें बहुत ज्यादा करती हूँ, अभी तो मैंने कोई बातें नहीं की, पर मैं चबड़ 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 जुबान चलती है। नहीं, अब हम जाने वाले हैं, तो आप देखने वालों को अल्लाह हाफिज कह दें। मैं सबको अल्लाह हाफिज कहना चाहती हूँ, और शुक्रिया भी सबका अदा करना चाहती हूँ। आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ हूँ और अपने इजहारी ख्यालात आप लोगों के साथ बयान कर सकूँ। मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। पूरे पाकिस्तान को मुझे देखना है, समझ, और ना भी देखो तो खैर है, लेकिन देखना यार, जरूर देखना, मैं अच्छी हूँ। इतनी प्यारी लग रही है निम्रा, तो देखना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच निम्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, हमेशा सलामत रहे, इसी तरह से मुस्कुराती रहे। नाज़रीन, देख लेंगे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सालाना नतायज का ऐलान कर दिया। गजट के मुताबिक कैप्स कॉलेज ग्रीन टाउन के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान खान ने 1081 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अब्दुर्रहमान खान ने तुलबा के माबैन मुकाबले की फजा को कायम रखने के लिए हुकूमत से ग्रेडिंग सिस्टम खत्म करने का मुतालबा किया। अब्दुर्रहमान का कहना था वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं जब कोई क्राइम की पढ़ता हूँ, कोई स्टोरी पढ़ लूँ न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ चैनल पे कोई क्राइम का सीन देख लूँ, तो मैं कहता हूँ CSS ऑफिसर बनना है, जिससे मुल्क के लिए मैंने क्राइम ख़त्म करना है। पंजाब कॉलेज के तालिब इल्म इब्राहिम फैज 1078 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इब्राहिम फैज का कहना है कि पोजीशन लेना उनके वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मुस्तकबिल में कामयाबी के इस तसलसल को बरकरार रखते हुए मेडिकल के शोबे में आला तालीम हासिल करेंगे। मेडिकल का नॉलेज करके ना वाकई इंशाल्लाह वाकई अपनी नेशन को सर्व करना, अपनी रिलीजन को, अपने उसके सबके ना नाम का बाइस बनना उसका, इंशाल्लाह वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। वो अल्लाह आगे ने जो डेस्टिनी में लिखा हुआ वो इंशाल्लाह। जीसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अब्दुल वाहिद 1077 नंबर हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। अब्दुल वाहिद का कहना है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, तुलबा को चाहिए कि वो मायूस होने की बजाय मेहनत का सिलसिला जारी रखें। जी, तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाज़े की, गुज़श्ता रोज़ इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान किया गया, और जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा, अब्दुर्रहमान जो कि नुमाया पोजीशन होल्डर रहे, फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है 1081 नंबर के साथ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने नुमाया पोजीशन हासिल की है और ये बहुत बड़ा एजाज होता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है। शुरू से ही ख्वाहिश थी वालिदैन की भी, घर वालों की भी, मेरी भी, बोर्ड में पोजीशन हासिल करें,
फर्स्ट ईयर में पहली पोजीशन थी ही, अभी कोविड आ गया जिसकी वजह से रिटेन रही पोजीशन। जब कोविड आया वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि पेपर्स हों, कंपटीशन हो थोड़ा, फिर जो रिज़ल्ट आने का वेट करेंगे, तब जो पोजीशन अनाउंस होगी या नहीं होगी, पोजीशन आएगी नहीं आएगी, उसका जो तो ये जो इंतजार लंबा हो गया, इसमें टेंशन तो रही होगी। जी टेंशन मुझे तो नहीं थी क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था पहली पोजीशन आ रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पहले ही पता था। इतना कॉन्फिडेंस था। जी पेपर तो हुए नहीं ना इस दफ़ा। तो फर्स्ट ईयर के नंबर्स पे ही उस पे ही दिया, बिल्कुल उस पे ही। तो वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि पेपर्स हों, कंपटीशन थोड़ा हो, मैं पेपर्स दूं, फिर उसके बाद फैसला हो कि कौन पोजीशन होल्डर है। खैर कोविड सही। अच्छा मुझे बताएं, अब आपके ज़बरदस्त नंबर हैं, नुमाया पोजीशन आपने हासिल किया। कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन वो इतने नुमाया नहीं रहते, इतने ज़बरदस्त नंबर हासिल नहीं कर सकते, आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देते थे? देखिए जो मेहनत करते हैं बहुत अच्छी बात है, तो फैक्टर्स होते हैं हर आदमी को सक्सेस तक पहुँचाने के लिए, अच्छे नंबर्स देने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ा तो मेहनत है, उसके बाद दुआएं हैं। आप वालिदैन से दुआएं कराएं, वालिदैन की खिदमत करें। हम चीजें मतलब खुद से सोच रहे थे ना कि अगर हम किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे, पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ेंगे, तभी हम सिर्फ अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। खास तौर पर पोजीशन होल्डर्स के लिए ये सोचा जाता है शायद ये सारा सारा दिन बैठ के पढ़ते ही रहते हैं। तो आप मुझे बताएं आपकी रूटीन क्या होती थी? रूटीन मेरी बहुत डल सी थी। मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ता था, लेकिन जब पढ़ता था बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था। पढ़ने के दौरान किसी किस्म का दूसरा काम नहीं, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, क्वालिटी स्टडी करनी है। टाइम 2-3 घंटे दिन में काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप अच्छा पढ़ें। मैं तो 2-3 घंटे से ज़्यादा तो नामुमकिन होता था मेरे लिए। अच्छा जी रात को मैं 9 बजे सो जाता हूँ, अभी भी पहले भी 9 बजे के बाद तो मेरे माइंड ही नहीं चलता, डल हो जाता है सब कुछ, फिर सोना ही पड़ता है मुझे। सही। और यहाँ पे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सारी सारी रात बैठ के पढ़ते हैं और फिर उनके इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे। और अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि जी 2 घंटे सिर्फ आप अगर अच्छी तरह से बैठ के पढ़ लें तो ये बहुत बात है। क्या क्या चीज़ें आप वो होता है ना कि आपने अपने नोट्स अच्छे बनाए होते हैं, आप लेक्चर अगर क्लास में हो रहा है उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करते हैं, तो कुछ उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहें आप जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, किस तरह से आप अपनी सारी तैयारी करते हैं? पूरा साल इसी तरह से पढ़ते रहते हैं, पेपर्स के करीब आके तैयारी करते हैं, कैसे अपनी तैयारी करते हैं? देखें जो हमारा साल है एक वेव की तरह, पहले हम नीचे होंगे, लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो गए, हम स्टार्टिंग पे तो यही कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि आप लेक्चर्स को अच्छी तरह पढ़ें, उन्हें याद हो, आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएं जो टीचर ने बोला वो। सही। आप बुक बेशक तब ना भी याद करें, कोई इशू नहीं। उसके बाद जब टेस्ट सेशन स्टार्ट होना आपका, तब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचना है। टेस्ट सेशन के दौरान पढ़ना ही पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए, टेस्ट तैयार करना ही करना है। तो टेस्ट तैयार करें साथ साथ, और संडे वाले दिन जो पिछले वीक के सारे टेस्ट हो गए हैं उन्हें रिवाइज करें। और टेस्ट सेशन से पहले तो फ्री होते हैं, ना ही कोई टेस्ट होना होता, बस लेक्चर्स ही होते हैं। तो लेक्चर याद करके मेरा तो रूटीन ये थी कि पीछे से रिवाइज करूं, टाइम और बच गया थोड़ा सा तो आगे से थोड़ा सा पढ़ लूं। पीछे से पढ़ने में 20-25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते हैं, आगे से पढ़ने में 10-15 मिनट। अच्छा क्लास में आप कैसे स्टूडेंट हैं? क्लास में भी आप इसी तरह से टीचर्स के फेवरेट हैं कि अब टीचर्स को भी सरप्राइज मिला है? टीचर्स का फेवरेट तो मैं हूँ, शुरू से ही था, क्योंकि मैं डिबेटिंग भी करता रहा हूँ, ड्रामास भी करता रहा हूँ, तो टीचर्स की नज़रों में भी था, नंबर्स भी अच्छे आते रहे फर्स्ट ईयर में भी, तो टीचर्स मुझे जानते थे शुरू से ही। तो इस तरह से भी जानते थे कि मेरे जो 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर वो भी उनके स्टूडेंट थे। सही। इनमें से एक मेरा भाई गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में, वो भी किप्स कॉलेज से पढ़े, वो भी उनके मेरे टीचर्स के स्टूडेंट्स थे, तो वो 4th ईयर MBBS में अभी। अच्छा टीचर का क्या रोल होता है? असल में जब हम कॉलेजेस में चले जाते हैं ना तो हम कहते हैं कि अब खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, क्लासरूम्स में उस तरह से लेक्चर्स स्टूडेंट सीरियस होकर सुनते ही नहीं हैं। तो मुझे बताएं कितनी इंपॉर्टेंस है उस लेक्चर की जो क्लास में आपका टीचर बैठ के आपको दे रहा है? टीचर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, टीचर अगर आपको अच्छा लेक्चर डिलीवर कर रहा है, टीचर आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। हमारे टीचर थे बायो के, वो हमें कहते थे मेरी ख्वाहिश है आप सब लोग ना किप्स से गाड़ी तो लें, पोजीशन 8 पे किप्स गाड़ी देता है ना, तो बड़ी मोटिवेशन मिलती थी कि सर हमसे इतनी ख्वाहिश कर रहे हैं। तो टीचर जब तक अच्छा लेक्चर देगा तभी तो स्टूडेंट उससे कंटिन्यू कर सकेंगे ना। तो टीचर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है। अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से कौन सा रहा? हमेशा से उर्दू। अच्छा, और आपके उर्दू में अच्छे नंबर भी फिर आते होंगे? उर्दू में मेरे 9th में बहुत बुरे नंबर आए। अच्छा, उसकी वजह से मतलब फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद भी ये कैसे हो गया? ये मुझे आज तक नहीं पता चला। अच्छा। 10th में भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिर भी उर्दू ही था, उसमें फिर बहुत बुरे नंबर आ गए। तो मैंने कहा यार, तो आपने कहा आप इसको खत्म ही कर दो, कोई और फेवरेट सब्जेक्ट बना लो। मैंने कहा तू ही मेरा फेवरेट है, एंड तक तुझे ही लेके जाना है।
तो अभी फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह मेरे 93 आए उर्दू में 100 में। जबरदस्त जबरदस्त। आगे चल के क्या करना चाहते हैं? आगे चल के मेरा सबसे बड़ा डिफरेंट शौक है मेरे, कभी कुछ बनने की कोशिश एक होती है, आपने कभी प्लान किया होता है ना कि अब ये आपकी मंजिल है और आपने यहाँ तक पहुँच के रहना है। मंजिल तो एक तो बड़ी दूर की चीज है ना, उससे पहले छोटी छोटी मंजिलें तय करनी है, छोटी छोटी मंजिलों से बड़ी Steps होते हैं, मंजिल, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मेरी 3 बड़ी मंजिलें हैं। सबसे बड़ी मंजिल है आर्मी मेडिकल कैडेट में कैप्टन ऑफिसर, कैप्टन डॉक्टर बनना। जबरदस्त। क्योंकि पहले ना कोई ईयर अगो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो इंसान की किसी की जान बचा लेना वो बहुत अफसर इंसान है। जबरदस्त। फिर एक दिन मेरे जहन में आया कि क्यों ना उसकी जान बचाई जाए जो लाखों और करोड़ों इंसानों की जानें महफूज कर रहा है, उनकी हिफाजत कर रहा है। तो मैंने कहा इसके लिए बेस्ट सोर्स आर्मी है, कैप्टन डॉक्टर। जबरदस्त तो जबरदस्त। उसके बाद सिविल डॉक्टर, फिर उसके बाद मेरी तीसरी प्रायोरिटी है CSS ऑफिसर। तो उसके लिए भी डिफरेंट रीजंस हैं। मैं कोई मूवी देख लूं क्राइम वाली, न्यूज़पेपर क्राइम का पढ़ लूं, या यानी कुछ और। कहीं ना कहीं आप मुल्क की खिदमत करना चाहते जी, हैं, ऐसा हर कर- स्टेप पे आप ये सोचते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करना है। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? वैसे तो आप सबके लिए मिसाल हैं ही, लेकिन कोई अच्छा सा मैसेज जो आप देखने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? वालिदैन की दुआएं लें, टीचर्स की दुआएं लें, अच्छी तरह मेहनत करें, बुक्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बस इसके अलावा और और मेहनत कोई और चीज़ लगन नहीं। करके ही आप आला मकाम जिंदगी में बेशक, हासिल बेशक। करते हैं। थैंक यू सो मच Thank you। एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप कामयाबी की मंजिलें तय करते रहे। Thank you। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुझे एक जबरदस्त चीज ये लगी कि आपको उन लोगों से मिलवाया है जो कि मेहनत करना जानते हैं, जो कि ये जानते हैं कि किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जो कि मुल्क और कौम के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ एक मिसाल निम्रा की शक्ल में हमने आपको वो दिखाई जो जिंदा दिली की थी, जो असल में जिंदगी है, जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं उनके बारे में सोचना, उनके लिए कुछ करना। और फिर निम्रा को मिलके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो भी कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है। इतनी छोटी सी उम्र में उसके पास ये जज्बा मौजूद है कि उसने कुछ कर गुजरना है। तो इसी तरह के लोग आगे चल के कुछ ना कुछ ज़रूर बनते हैं, अपने घर वालों के साथ साथ अपने मुल्क की खिदमत भी करते हैं। तो आई होप आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।